तो नए हफ्ते की है शुरुआत और ऐसे में क्या होनी चाहिए आपकी रणनीति, ये समझेंगे इस खास पेशकश खरा सौदा में। नमस्कार, मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक और कुछ ही देर में डिम्पी भी जुड़ जाएंगे। अगले 2.5 घंटे हम आपके साथ बने रहेंगे और हमारे तमाम एक्सपर्ट्स भी आपके साथ मौजूद होंगे। और इस हफ्ते की बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि अभी भारतीय बाजारों को खुलने में समय ज़रूर है, पर ग्लोबल मार्केट से ढेर सारा न्यूज़ फ्लो है। जापान के बाजारों की बात करेंगे तो वहां पे काफी हलचल है। इसके अलावा कमोडिटी मार्केट में ढेर सारा एक्शन है। इन सभी के बीच आपकी क्या होनी चाहिए बाजारों में और स्टॉक स्पेसिफिक कहां पे दिख सकता है एक्शन, ये सभी पे चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, पर उससे पहले आइए आपके सामने रख देते हैं वो 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पे है बाजार की नजर। अगर फ्राइडे के सत्र की बात करें तो वहाँ पे ग्लोबल बाज़ारों में हलचल ज़रूर देखने को मिली थी, थोड़ा सा उतार चढ़ाव ज़रूर था, पर बहुत ज़्यादा क्यूज़ जो हैं फ़िलहाल वहाँ से नहीं देखने को मिल रहे हैं। पर जापान के बाज़ार पे आप ख़ास तौर से नज़र रखिए, क्योंकि वहाँ पर जो है गिरावट काफ़ी देखने को मिली है। एक समय पे लगभग 6% की भी वहाँ पे कमज़ोरी थी। गिफ्ट निफ्टी भी जो है हल्की गिरावट के कुछ संकेत दे रहा है, अभी फ़िलहाल 26,300 के पास है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी रहेगा, जहाँ पे बायोकॉन और लूपिन, ये 2 काउंटर्स को यूएस एफडीए से झटका मिला है। बायोकॉन की बेंगलुरु एपीआई फैसिलिटी को कुछ आपत्तियां जारी हुई हैं, वहीं लूपिन के भी एक अहम प्लांट को 6 आपत्तियां जारी की गई हैं, तो थोड़ा सा शायद नेगेटिव प्राइस रिएक्शन दिखे। आज अहम ट्रिगर्स में सेबी की बोर्ड बैठक है, जहां पे खास तौर से एफएनओ और एफपीआई पर बड़े फैसले संभव हैं, तो इस पर नजर रहेगी। और साथ ही आज निफ्टी 50 में ट्रेंट और बीईएल की एंट्री होगी, वहीं डीवीज लैब और एलटीआई माइंट्री बाहर होता हुआ नजर आएगा। तो देखते हैं क्या कुछ प्राइस एक्शन होता है इस खबर के दम पर। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्लोबल बाजारों से क्या कुछ संकेत देखने को मिल रहे हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। काफ़ी सारा न्यूज़ फ्लो तो ज़रूर है, पर इस बीच अगर हम देखें तो जापान के बाजार काफ़ी कमज़ोर हुए हैं, कमोडिटीज़ में बहुत एक्शन है। अभिषेक, विस्तार से बताइए क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है वहाँ पे। शिष्ट, गुड मॉर्निंग। निश्चित तौर पर ग्लोबल बाजारों से ढेर सारे अपडेट्स हैं, चाहे वो चीन हो, जापान हो, यूएस हो, हर तरफ से अपडेट हैं और एक एक करके आपको बताते हैं कि कहां पर क्या हुआ है। जहां पर गिरावट शुरू उससे कर लेते हैं, बाद में तेजी वाले बाजारों पर लौट के आएंगे। देखिए होता क्या है, कहीं पर भी जो रूलिंग पार्टी होती है ना, अगर वो चुनाव फिर से नहीं जीतती है तो फिर थोड़ी सी चिंताएं बाजार को होती है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को होती है, और वही हुआ है जापान में। ऐसा हम भारत में भी देखते हैं। तो वहाँ पर भी हमने देखा कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने चुनाव में जीता है और वो शिगेरू इशिबा ये फूमियो किशिदा को रिप्लेस करेंगे पीएम के तौर पर, और ये चीज़ पसंद नहीं आ रही बाजारों को। आज हम देख रहे हैं कि 4% की भारी भरकम गिरावट है। 1800 पॉइंट के आसपास टूट गया है जापान का बाजार निकेई। हालांकि वहां पर रिटेल सेल्स के नंबर आए थे, वो नंबर अच्छे थे, तो उसको फिलहाल नजरअंदाज कर रहा है बाजार, और इस ट्रिगर के चलते हम देख रहे हैं कि जापान के बाजार में कमजोरी है। चीन के बाजार में लगातार तेजी है, चीन के बाजार में, हांगकांग के बाजार में, और तेजी इसलिए हो रही है कि थोड़ी सी भी अगर पॉजिटिव चीजें आ रही हैं तो बाजार उस पर रिएक्शन बहुत शार्प दे रहा है। अगर आप सितंबर के लोअर लेवल से देखेंगे तो हांगकांग के बाजार में करीब करीब 22% के आसपास का हमने अप मूव देखा है। अगर आप चीन के बाजार को देखेंगे तो लगभग 18% के आसपास की हमने तेजी देखी है, और चीन के बाजार लगातार 9 सत्र से चल रहे हैं बिना थके हुए। वहां पर पीएमआई के नंबर्स आए थे, हालांकि लगातार 5वें महीने मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई में हमने एक कॉन्ट्रैक्शन देखा है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन का जो वॉल्यूम था ना, अनुमान से थोड़ा सा कम था, और इसको लेकर बाजार खुश हैं और उसके चलते रिएक्शन बहुत तेज आ रहा है। हम ये भी देख रहे हैं कि चाइना के डेटा पर कमोडिटीज में भी लोअर लेवल से अच्छा रिबाउंड है। सारे के सारे कमोडिटी, चाहे वो जिंक हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, स्टील हो, सारे कमोडिटीज चल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि चीन में जो भी स्टिमुलस को लेकर जो भी मेजर्स लिए गए हैं, कैश देने का फैसला किया है गरीबों को चीन की सरकार ने। पीबीओसी ने अपने कुछ बहुत ही की रेशियोज में कटौती की है, और इसके चलते वहां के बाजारों में हमने रौनक देखी है। लेकिन अच्छी चीज क्या है? अच्छी चीज ये है कि देखिए, चाइना में भले ही डेटा अच्छे आ रहे हों, क्रूड का सबसे बड़ा इंपोर्टर भी चाइना है, लेकिन कच्चे तेल के भाव में हम कोई खास उछाल नहीं देख रहे हैं, और ये भारतीय बाजारों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि 70-71 डॉलर के आसपास का कच्चा तेल लगातार बना हुआ है, और ये एक बढ़िया ट्रिगर है हमारे लिए।
अब आ जाते हैं अमेरिकी बाजारों पर, आज सबसे लास्ट में आएंगे। हालांकि अमेरिकी बाजार भी लगातार तेजी दिखा रहे हैं। शुक्रवार को हमने देखा कि डाउ दिन के ऊपरी स्तरों से करीब 200-300 पॉइंट फिसला है, बावजूद इसके नया रिकॉर्ड बनाया है। डाउ जोन्स ने नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है। नेस्डेक में 0.25% के आसपास की, S&P 500 में उससे भी थोड़ी सी कम की ये कमजोरी रही। तो जापान के बाजार मिक्स्ड बंद हुए हैं। और नेस्डेक की कमजोरी के पीछे की वजह यह रही कि एनवीडिया के शेयर में 2% के आसपास की गिरावट हमने देखी है। और यूएस में जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है उसमें 0.2% की बढ़ोतरी हुई है। अनुमान था 0.3% की बढ़ोतरी का, तो कह सकते हैं कि इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा कम जरूर है। पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करें तो 0.1% की बढ़त हुई है और अनुमान था 0.2% का। इसके चलते अमेरिकी बाजारों की चाल थोड़ी सी मिक्स्ड रही है। डाउ ऊपर, नेस्डेक, S&P थोड़े से नीचे बंद हुए हैं। लेकिन सोने के भाव में हम देख रहे थे कि लगातार तेजी है। भाव अभी भी ऊपर है, $2675 का भाव है, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी नरमी जरूर आई है। क्रूड रेंज में ही है। ब्रेंट क्रूड जैसा कि हमने बताया कि आप $72 के आसपास ही कच्चे तेल को देखेंगे। तो एशिया में बढ़िया तेजी का माहौल है। यूएस में थोड़ी सी कमजोरी है, लेकिन अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो आज 70 अंकों की नरमी के ही संकेत दे रहा है। पिछले हफ्ते हमारी बाजारों में निफ्टी की अगर बात करें 1% के आसपास की तेजी दिखी है और थोड़ा सा ये लग रहा है कि रिकॉर्ड शिखर लगातार बनाने के बाद वो एक वैल्यूएशन वाला फैक्टर भी आता है और कहीं ना कहीं एक चर्निंग भी स्टॉक्स में हो रही है और हम वो सेक्टर रोटेशन देख रहे हैं बाजारों में भरपूर तरीके से। तो आज आपकी रणनीति क्या होगी ये समझने की कोशिश करते हैं। एफआईएस के डीआईएस के नंबर्स कैसे आए हैं इस पर नजर डालेंगे और निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर एक एक करके सिलसिलेवार ढंग से डिम्पी से हम व्यू लेंगे। लेकिन पहले एफआईएस पर आ जाते हैं और डिम्पी से समझते हैं कि आंकड़े किस तरह के हैं, क्योंकि कैश मार्केट में हमने देखा कि 1200 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग आई है, लेकिन ऑप्शंस में करीब 52,000 करोड़ रुपए की बाइंग है। और डीआईएस की बात करें कैश मार्केट में वहां पर बढ़िया 7,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग है। डिप्पी कैसे समझे इन नंबर्स को और एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग कैसे है? गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। देखिए लॉन्ग होल्डिंग्स बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है और दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, मैं आपको सिर्फ नोटिस करा देता हूँ। हर चीज़ होना अच्छी बात है, ज़्यादा खुशी होना भी फिर दिक्कत की बात है, क्योंकि छोटा सा दुख आएगा फिर आप दुखी हो जाएंगे। तो अच्छी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा है मैं दो बता देता हूँ। पहला है, एक तो ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब खुले सौदे बहुत ज़्यादा हैं, लोगों का इंटरेस्ट बहुत है। वो निफ्टी पे ज़्यादा है, 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का। और दूसरा एफआईएस के नंबर्स में लॉन्ग पोजीशंस ज़्यादा है, अब वो 81% हो गई है। हमने आपको 75 की एवरेज काउंट करवाई हुई है, पहले 75 से 79 हुई, 79 से भी 81 हो गई है। और मैं बता रहा हूँ ये एवरेज का भी नियम तोड़ रहा है। कई बार समय ऐसा होता है कि नॉर्मल चीज़ें नहीं हो रही होती, कई बार एबनॉर्मल हो रही होती हैं। अभी आप खुद ही ग्लोबल मार्केट्स में बता रहे थे कि कोई ऐसा देश नहीं बड़ा इकॉनमी वाला जिस पे कोई ना कोई खबर ना हो, तो ये भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होता है। तो ऐसे ही मार्केट के अंदर जो एफआईएस का फ्लो आ रहा है, ये भी मैं बोलूँगा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में है कि बिना इवेंट के आपके एफआईएस इंडिया में 81% लॉन्ग है और एफआईएस लेड रैली है, ये सब लोग जानते हैं। अगर ये मैं डाटा नहीं भी बोलूँगा तो आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल से भी ये चीज़ जानते हैं, क्योंकि आप सब यानी कि हम सब रिटेलर्स ने बहुत बड़ा पैसा कम से कम 26,000 के ऊपर या फिर 25,800 के ऊपर नहीं बनाया। या तो हमने सौदे ही नहीं डाले या तो सौदे डाले तो छोटे छोटे प्रॉफिट्स करके 50-50 पॉइंट करके बुक करके आए भी हुए हैं। ये मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपके ट्रेडिंग टर्मिनल ही बताता होगा। अब मैं कोर एफआईएस के नंबर पे आ जाता हूँ कि कोर एफआईएस का नंबर इस समय क्या कह रहा है और उसका इस समय क्या करना है या क्या कैसे दिख रहा है इस समय। वो अगर आप ओवरऑल नंबर्स देखेंगे एफआईएस के तो आपको दिखेगा करीब 51,000 करोड़ रुपए की ऑप्शंस के अंदर फिर से बाइंग हुई है। बाज़ार में तेज़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाज़ार में रेंज का ब्रेकआउट हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रेंज ब्रेकआउट के बाद धीरे धीरे करके बाज़ार थोड़ा रुक भी सकता है। अब आप देखो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी को 500 पॉइंट का कट लेना पड़ा, बैंक निफ्टी को भी कट लेना पड़ा। तो एक और चीज़ जो हुई है इस सब के अंदर, ये कट के बारे में हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम खरीदेंगे नहीं। अगर आपको हमारी शुक्रवार की कमेंट्री याद होगी तो हमने बहुत साफ साफ किया था कि हम नहीं खरीदेंगे। हम इसलिए नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमें जम नहीं रहा, हमारे डाटा के अनुरूप बाज़ार नहीं है। बाज़ार अच्छा है या बुरा है इस पर मैंने बात ही नहीं बोली, लेकिन डाटा के अकॉर्डिंग एंट्री करने वाला मार्केट नहीं है
और ये बात आपको बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने भी बताई होगी मेरे इस डाटा एनालिसिस करने के बाद। मैं आज फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, 51,000 करोड़ रुपए की इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर बाइंग, करीब 6.5 लाख के निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट ओपन खड़े होना, 81% का एफआईज की होल्डिंग होना, ये 3 चीज़ें मेरे को रोक रही हैं जिसकी वजह से मैं अंदर नहीं आ पा रहा हूँ। मैं मार्केट को खरीद नहीं पा रहा हूँ, ना खरीद के बहुत बड़े लेवल्स को देख पा रहा हूँ। तो फिलहाल इसलिए इन तीनों का में कुछ ना कुछ करेक्शन या कुछ ना कुछ ठीक होना बहुत ज़रूरी है। या तो एफआईज के नंबर थोड़े नीचे आए, या तो ओपन इंटरेस्ट 1 लाख से कम हो जाए, या कम से कम थोड़ा बहुत हैजिंग वेजिंग कम हो जाए, सीधा फ्लो मार्केट के अंदर आए। तो आपको मैं एफआईज के नंबर में ये थोड़ा पॉइंट आउट कर देता हूँ। दूसरा पॉइंट जो एफआईज में देख पा रहा हूँ मैं, उसमें रिटेल का पार्टिसिपेशन कुछ नहीं है। रिटेल के पास करीब 34% है और डीआईज के पास 39% है। कई बार ऐसा होता है कि एफआईज अपना माल छोड़ेगा तो पकड़ेगा कौन? अगर ये डीआईज ने पकड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप अपने इस गिरावट को कुछ मत मानिएगा, ये हल्का फुल्का 100-200 पॉइंट इधर उधर करेगा और चल जाएगा। अगर एफआईज ने माल छोड़ा और वो गेंद में आके गिरी है रिटेल्स के पास, तो फिर हो सकता है बाजार छोटा मोटा करेक्शन भी दे दे आपको। तो इसलिए इन 3 नंबर्स को बहुत ही क्लोजली वॉच करना। 81% एफआईज की लॉन्ग पोजीशंस हैं जो कि 79% से बढ़ी हुई हैं। रिटेल की 34% है विद नो चेंजेस, डीआईज की 39% है विद नो चेंजेस। तो जब एफआईज 81% से अगर थोड़ा भी नीचे आता है, अच्छा नीचे आएगा या तो साइडवेज होगा, अब ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं क्योंकि एवरेज 75-78% की बनती है। अब इससे ज़्यादा ये ऊपर नहीं जा पाएगा। तो अगर ये थोड़ा भी करेक्शन आता है, रिटेल के पास माल चला गया, तो बाजार हल्का सा करेक्ट करेगा। तो आपको मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल अब आगे बता दूंगा जब आप पूछेंगे। ठीक है, तो एफआईज की होल्डिंग 79% से बढ़कर 81%, थोड़ी सी चिंता की बात जरूर है। लेकिन डिम्पी, अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें, 1% की तेजी हमने निफ्टी में देखी, 26,175 की क्लोजिंग। निफ्टी बैंक की बात करें तो शुक्रवार को मतलब हम तेज गिरावट कह सकते हैं, 1% के आसपास की गिरावट रही। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट बैंकिंग के जो दिग्गज हैं, आईसीआईसीआई बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक ने 1800 का स्तर पार नहीं किया और 1350 रुपए के आसपास जाकर हमने आईसीआईसीआई बैंक को ठिठकते हुए देखा है। तो आज पहले निफ्टी शुरुआत कर लेते हैं। बाजार में आप किस तरह की चाल देख रहे हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी तो 80 अंक की कमजोरी के संकेत दे रहा है। देखिए वो कमज़ोरी वो वैसे तो देखा जाए तो हेल्दी है, मगर मेरे से आप पूछे ये कमज़ोरी है कि मैं बोलूँगा कमज़ोरी नहीं है, ये तो उल्टा हेल्दी चीज़ है जो मार्केट के अंदर आपको विजिबल हो रही है। जैसे मैंने आपको कई लेवल्स बताए, अगर मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ तो और हमसे भी बहुत बड़े प्रोफेशनल्स हैं, आप ये सोच के देखिए वो कैसे खरीदते होंगे या उनका मन कैसे होता होगा मार्केट में उतर के आने में। तो इसलिए ये जो आज मेरे को 80 पॉइंट दिख रहे हैं, पहले तो मेरे को इस पर डाउट है कि 80 पॉइंट के साथ ही हम खोलेंगे मार्केट। चलो ये डाउट को मैं एक किनारे भी कर देता हूँ कि थोड़ी सी गिरावट के साथ भी खुलेंगे, तो चीज़ें ठीक होने के लिए आ रही हैं, चीज़ें ख़राब होने के लिए नहीं आ रही है। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, सितंबर सीरीज़ की जो एक्सपायरी है वो अपने आप में बहुत शानदार गई है, बाज़ार की बहुत शानदार गई है अपने आप में। इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, और मैं बता देता हूँ इतना एक्सपेक्टेशन उन लोगों को भी नहीं था जो मार्केट के अंदर एक्सट्रीम बुलिश होते हैं। आप किसी एक्सट्रीम बुलिश वाले बंदे को अपने ऑफिस में ढूंढो, अपने घर में ढूंढो, अपने आसपास ढूंढो, उससे पूछो क्या आपको बाजार अभी भी बहुत तेज लगता है? 1 मिनट के लिए वो भी बोलेगा नहीं, थोड़ा चल गया है ज़्यादा, वो भी बोलेगा। जो एक्सट्रीम बुलिश है, जो बाजार में कभी मंदी देखता नहीं, सोचता नहीं, बात नहीं करता, आप उस आदमी से भी पूछेंगे ना, उसको भी ये फील होगा मार्केट के अंदर। तो इसलिए आज जो 80 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी के देख रहे हैं तो और अच्छा है कि आपकी सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। मैं इसमें एक और पॉइंट जोड़ देना चाहता हूँ। देखिए मार्केट ये बुल्स के हाथ में है और बाइंग ऑन डिप्स का कैसे है। आप सिर्फ छोटा सा 500 पॉइंट का करेक्शन आता है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में मुश्किल से करीब 50-60-70 पॉइंट का करेक्शन आता है। आपकी एवरेजेस ठीक होने लग जाती हैं तुरंत, आप मानेंगे आपकी एवरेजेस ठीक हो जाती हैं। मतलब इसके लिए 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी को गिराने की ज़रूरत नहीं है, 500-700 पॉइंट निफ्टी को गिराने की ज़रूरत नहीं है, 200 पॉइंट में ही सब चीज़ें ठीक होने लगती हैं। इतना एग्रेसिव मार्केट है और इसके पीछे खड़ा है एफआईज का पैसा, उनकी होल्डिंग। इसलिए छोटा मोटा डिप आ रहा है, आप उसको बॉट करो और कोई भी राइस पे, अच्छे राइस पे सेल भी करो।
ये बहुत ही अच्छा मार्केट है, लेकिन ये बाइंग ऑन डिप्स का, सेल ऑन राइज का मार्केट है। ऊपर पे बेचना है, नीचे पे खरीदना है। निफ्टी के लेवल्स पे आता हूँ। पहला पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको नोटिस करा चुका हूँ, ये जो 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट के लेवल्स खड़े हुए हैं, ये मेरे को अलाउ ही नहीं करने दे रहे कि मैं निफ्टी के अंदर आऊँ। लेकिन मैं फिर भी 26,000 के आसपास अगर एक राउंड के लिए आना चाहता हूँ तो आ सकता हूँ, एक राउंड के लिए। हाँ, मेरे वर्ड पे ध्यान देना, एक राउंड कहने का मैं 10 लॉट में से 2 लॉट के लिए आऊँगा। दूसरा पॉइंट, 25,800 मेरा एक बॉटम वाला एरिया है। इस 25,800 को मैं सितंबर सीरीज़ में अच्छे से पका के, फिट करके, जमा के उसके बाद आया, और सितंबर सीरीज़ की एक्सपायरी से पहले ही मैंने 26,000 के लेवल्स को पा लिया था। तो जब आप सीरीज़ का ट्रांसफ़र लेके आते हो तो पिछले सीरीज़ के जो सपोर्ट एरियाज़ हैं वो आपके बहुत रेजिस्टेंस एरिया, वो आपके सपोर्ट एरिया में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। तो 25,800 आपका पक्के वाला एरिया, उसके अलावा 26,000 आपका पहला सपोर्ट एरिया। ऊपर जाते समय आप फ्रीक्वेंसी चेक करते हो, क्योंकि आप ऑल टाइम हाई पे हो, तो 26,300, 26,350 पे आके रुक जाओगे। अगर आपसे पार हो रहा है तो आपने पार नहीं किया, लास्ट टाइम भी अटेम्प्ट हुआ, फेल हो गई। तो कुल मिला के रेंज भी है। छोटा मोटा डिप आए ज़रूर प्लस करो, मना ही नहीं है, लेकिन बड़ी पोजीशन अभी मत रखना। 3 मेजर कंटेंडर चीज़ों को नोट करना। पहला, ओपन इंटरेस्ट इन निफ्टी। सेकंड, एफआईज की होल्डिंग। तीसरा, थोड़ा पुट कॉल रेशो अभी भी ज़्यादा। अगर ये तीनों चीज़ों में कोई भी चीज़ करेक्ट हो जाती है, मेरी तरफ से हाँ है। ठीक है, तो ये बात हुई निफ्टी की, पर अब समझते हैं कि निफ्टी बैंक पे क्या होनी चाहिए रणनीति। डिम्पी, आपसे ही समझना चाहेंगे कि निफ्टी बैंक में क्या यहाँ पर भी गिरावट में कोई खरीदारी के मौके हैं, क्योंकि हमने फ्राइडे को देखा था कि ऊपरी स्तरों से अच्छा खासा करेक्शन आ गया था निफ्टी बैंक में। देखिए सृष्टि, हमने आपको लास्ट टाइम जब सीरीज का रोल हो रहा था तब भी आपके पॉइंट नोटिस कराया था कि निफ्टी एक्स्ट्राऑर्डिनरी भारी होके आया इस सीरीज के अंदर, 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन बैंक निफ्टी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइट होके आया है। 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होते एवरेज। मैंने कई महीनों की एक्सपायरी चेक की हुई है, मेरे को तो नंबर्स भी याद रहते हैं एक्सपायरी के। तो 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट के साथ आते हो, आप आए थे 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ, ऑलरेडी आप लाइट थे। लाइट होते ही जैसा रंग डालोगे वैसा हो जाएगा। आप तेजी का रंग डालते ना, ये 500 पॉइंट चलता और निफ्टी 37 पॉइंट चलता, और आपने मंदी का रंग डाला तो निफ्टी को 500 पॉइंट गिरना पड़ा, बैंक निफ्टी को, और निफ्टी सिर्फ 37 पॉइंट गिरा, क्योंकि वो हैवी है। उसको खाली करने के लिए उसमें से पोजीशन बाहर निकालनी पड़ेगी। ये ऑलरेडी लाइट है, इसमें जैसा करोगे तो भागता फिरेगा, है ना। तो ये वैसे ही हुआ है। और दूसरा, इसमें अनवाइंडिंग का प्रेशर आया ऊपरी स्तर। अनवाइंडिंग अच्छी चीज़ नहीं होती है। सीरीज़ के स्टार्टिंग में कुछ सौदों का अगर अनवाइंड हो रहा है, इसका मतलब सब लोग यही चाहते हैं, आम जनता, आम जनमानस का ये मानना है कि भाई अभी थोड़ा रुक जाओ। अगर अनवाइंडिंग होती है सीरीज़ के स्टार्ट में, सीरीज़ में चलने के बाद अनवाइंडिंग हो तो अलग बात है। सीरीज़ तो भी शुरू हुई है, हम ट्रांसफ़र लेके आए हैं, हमारा बैंक निफ्टी का रोल ओवर भी कम था इस बार, आपको पता होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको कनेक्ट करके बता रहा हूँ, क्योंकि डाटा एक दूसरे से गुथा हुआ है पूरी तरह से। अब आते हैं लेवल्स की बात। देखिए 54,000 के नीचे इसने क्लोज किया, लेकिन इसका S2 जिसको सपोर्ट 2 कहते हैं वो है 53,800, उस पर आके बंद हो गया। तो आपको एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन भी क्रिएट करके गया। लास्ट सीरीज में 53,500 हमारा सपोर्ट एरिया था और हमने 54,500 तक की जर्नी को देखा। तो आपने 53,500 का जो सपोर्ट बनाया है, नई सीरीज में भी सपोर्ट है। तो आई रिपीट माई सेल्फ, फर्स्ट सपोर्ट इज 53,800, क्योंकि आज वो गैप के साथ टूट सकता है, इसलिए सेकंड सपोर्ट है 53,500। 53,500 के नीचे की क्लोजिंग मिलती है। बैंक निफ्टी को वापस से सारी चीज़ें चेक करके फिर सौदा लेना। अगर 53,500 पे आके रुक जाता है, इसके ऊपर क्लोज देता है, तो एक्सपेरिमेंटल ट्रेड, 2 लॉट का एक्सपेरिमेंटल ट्रेड आप ज़रूर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं खुल के नहीं बता सकता। दूसरा पॉइंट, आपका जो पुल बैक होगा वो फिर से 54,000 और 54,300 से 500 तक की रेंज का होगा। शॉर्ट दोनों लोगों को करना नहीं है, या ही निफ्टी वालों को शॉर्ट करना है, ना ही बैंक निफ्टी वालों को शॉर्ट करना है। मैं मना ज़रूर कर रहा हूँ कि आप निफ्टी के अंदर थोड़ा कैलकुलेट करके आना, बट मैंने एक बार भी ये नहीं बोला कि आप शॉर्ट करना। मैं शॉर्ट करने के इसलिए पक्ष में नहीं हूँ क्योंकि फ्यूरियस बुल रन चल रहा है, और अगर आप मेरी बात से यकीन नहीं करते तो पिछले 3 महीने में डाटा उठा के देख लीजिए, आपको एक बार भी ऐसा सिग्नल तक नहीं आया कि अभी मार्केट बियर्स के हाथ में चला गया। अभी तो बुल्स के हाथ में बस इतना ही है कि बुल बहुत तेज़ चला रहा है, कोई बुल उसको बहुत धीरे धीरे चला रहा है, बस इतना ही है।
अच्छा, एक और चीज़, एफ एंड ओ बैन में कोई भी शेयर नहीं है। ये अच्छी बात है कि एफ एंड ओ बैन में अभी तक कोई शेयर नहीं चल रहा। पुट कॉल रेशियो भी बता देता हूँ, बैंक निफ्टी की 0.74 है। ये स्लाइटली, जैसे मैंने आपको बताया, 500 पॉइंट टूटते इसका नंबर ठीक हो गया, तो इसलिए बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से 53,500 पे आके रुक जाएगा, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। अगर रुक जाए तो छोटा मोटा एक्सपेरिमेंटल ट्रेड बाय का ज़रूर बना सकते हैं आप। और एफ के नंबर मैंने आपको ऑलरेडी नोटिस करवा दिए, बैन वैन कुछ है नहीं, तो सारे नंबर्स मैंने आपको ऑलरेडी नोटिस करवा दिए हैं। ठीक है जी, अब जरा मेहमानों को अपने साथ जोड़ने का सिलसिला शुरू करते हैं। और 8:21 हो गए हैं। दिवांग शाह मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। दिवांग भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार जरा आपका व्यू पॉइंट इंडेक्स पे, फिर हम स्टॉक्स के लिए आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग सर। अच्छा, एक और चीज़ दिवांग भाई, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक चीज़ ना मेरे से मिस हो गई, मैं अभी आपको बता ही देता हूँ उससे पहले ही। वो मिस ये है कि सेबी की आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बैठक है। उसका भी इम्पैक्ट मार्केट पर आएगा। थोड़ी देर में मैं अपने रिपोर्टर को जोड़ूंगा, उससे मैं पूरी डिटेल पता करूंगा, क्योंकि उसमें एफपीआई, उसमें एफ एंड ओ, दोनों में ही कुछ ना कुछ चेंजेस आ सकते हैं। इसकी प्रबल जानकारी मार्केट के सोर्सेज से हमको पता लग रही है। जो सेबी की बोर्ड बैठक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एफपीआई पे और एफ एंड ओ पे 2 पॉइंट होंगे जिस पे मैं अपने रिपोर्टर से थोड़ा पता करूंगा। तो मैं रिपोर्टर को बाद में जोड़ूंगा, पहले दिवांग भाई को जोड़ के 1 मिनट के लिए जरा जल्दी जल्दी उनसे आइडिया ले लेता हूं। दिवांग जी जरा गुड मॉर्निंग, निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट। सर अनम्यूट कीजिए। सॉरी, बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, ये लेवल पे बाय नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिले मार्केट में तब जाके बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखे। इमीडिएट सपोर्ट जो निफ्टी फ्यूचर का आ रहा है वो 26,200 के करीब है, 26,450 के अराउंड रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो हमें लगता है दायरे में देखने मिल सकता है निफ्टी फ्यूचर। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में थोड़ा यहाँ पे करेक्शन देखने मिल सकता है, अराउंड लेवल ऑफ 54,000 53,800 तक के जोन देखने मिल सकते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर में। 54,500 का तक एक रेजिस्टेंस लेवल फेस करा बैंक निफ्टी फ्यूचर। तो बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी रखने की सलाह रहेगी मार्केट में। सर आपने अपने जरा ट्रेड और बता दीजिए, आपके आज के शेयर्स कौन से हैं? स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो फर्स्ट स्टॉक रहेगा कोल इंडिया। कोल इंडिया की बात करें तो आफ्टर द करेक्शन स्टॉक एक कंसोलिडेशन में था। प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में अच्छा एक मोमेंटम देखने मिला, ब्रेकआउट देखने मिला है। कोल इंडिया खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 507, टारगेट है 529। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा गेल। गेल की बात करें तो काफी अच्छा एक मोमेंटम बना हुआ है स्टॉक के अंदर, हमें लगता है कि अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है। गेल खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 232, टारगेट है 243। हो गया और एक कोल इंडिया हो गया, तो 2 आपके पास ट्रेड हो गए। दोनों सरकारी कंपनीज हैं, दोनों एथिकली देखा जाए तो एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ऑयल एंड गैस और थोड़ा एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। कोल इंडिया आपको ध्यान होगा सीरीज़ की स्टार्टिंग में आके कई सारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया था, टिपिकली कोल इंडिया तो सीरीज़ के एंड में या तो सीरीज़ के स्टार्टिंग में बहुत अच्छा प्ले देखे जाता है। और आपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी देखा कि कोल इंडिया करीब 2% ऊपर जाके बंद हुआ, जबकि बाजार नीचे था। निफ्टी भी रेड में था और बैंक निफ्टी भी था। ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन आप देख पा रहे होंगे। साथ ही गेल के अंदर भी अच्छी क्लोजिंग मिली हुई है, 243 का टारगेट है, ये आपके लिए बनता है। तो कोल इंडिया और गेल हल्के हाथ से काम कीजिएगा, बट कर सकते हैं। दोनों अच्छे शेयर सर ने छांट के दिए, डिफेंसिव कम एग्रेसिव। सेबी की जो आज बोर्ड की बैठक होने वाली है उसमें 2 चीज़ें बहुत अहम है। मेरे रिपोर्टर अंकुर मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, थोड़ा आपको और गाइड करेंगे। अंकुर, आप मेरे को ये बताइएगा, 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को समझनी है। पहला, एक तो डेरिवेटिव्स पे यानी कि एफ एंड ओ पे सेबी की आज की बोर्ड की बैठक क्यों इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा हमारे कानों में ये बात आ रही है सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन कि एफपीआई पे भी कुछ नियम लिए जा सकते हैं या नियम में थोड़ा ट्विक किया जा सकता है। आप इन दोनों मैटर्स पे मेरे को थोड़ा ज़्यादा पहले बताओ। फर्स्ट इज एफ एंड ओ, सेकेंड इज एफपीआई। फिर मैं और मुद्दे जो होंगे आप मेरे को बाद में बताना, लेकिन पहले एफ एंड ओ और एफपीआई ये जरूर बताइए। ठीक है, अंकुर को 1 मिनट में हम कनेक्ट कर लेते हैं और जैसे ही कनेक्ट होते हैं तो बात करेंगे। लेकिन इसके ग्राफिक्स जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो ये
चेयरपर्सन की जो बैठक हुई है वो थोड़ा विवादित अब भी है, आपको मालूम है, अलग अलग तरीके से, लेकिन मैं उस पर थोड़ा जाऊंगा नहीं क्योंकि उस पर ज़्यादा क्लैरिफिकेशन की उम्मीद नहीं है। मेरे को लगता भी नहीं जर्नलिस्ट उस पर पूछेंगे भी, क्योंकि जब मैडम शुरू ही करेंगी डेरिवेटिव्स पे और एफपीआई पे या किसी और नियम पे तो सारी चीज़ें वहीं चली जाएंगी। अंकुर मिश्रा से पता करते हैं। अंकुर, ये एफपीआई और एफ&ओ पे क्या आज बैठक में हो सकता है? जी बिल्कुल, हमें जो सूत्र बता रहे हैं कि ये पहली बार सेबी बोर्ड मीटिंग होगी जब से एलिगेशंस लगाए गए हैं सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च के। तो सबसे पहली बात तो ये देखने वाली होगी कि क्या बोर्ड इस पर डिस्कशन करता है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जो एजेंडा है उसका ये पार्ट नहीं है, लेकिन कॉग्निजेंस जरूर लिया जा सकता है कि अगस्त में जिस तरीके के चेयरपर्सन के खिलाफ एलिगेशंस लगे हैं उस पर बोर्ड का क्या व्यू है। इसके अलावा अगर महत्वपूर्ण जो अप्रूवल्स की बात करें तो सबसे ऊपर हमें जो दिख रहा है वो है म्यूचुअल फंड से जुड़े कुछ रेगुलेशंस। एक एक करके इसको समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर है जो एजेंडे में सूत्रों के मुताबिक वो है न्यू एसेट क्लास कैटेगरी क्रिएट करने की, यानी कि वो म्यूचुअल फंड्स जो रिटेल का पैसा 10 लाख के ऊपर का मैनेज करने का सोच रहे हैं तो वहां पर एक मौका मिल सकता है, क्योंकि अभी तक ये अनरजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर्स के पास चला जाता है। और मजे की बात यह है कि पहली बार म्यूचुअल फंड्स को अप्रूवल मिल जाएगा कि वो एफएनओ में नेकेड पोजीशंस ले सकते हैं। अभी तक जो नियम है वो यही है कि उनको बैलेंस आउट करना पड़ता है, हेजिंग के लिए ले सकते हैं, लेकिन नेकेड एफएनओ का शॉर्ट वगैरह पोजीशंस नहीं ले सकते हैं। तो ये एक अप्रूवल यहाँ पे आते हुए देख सकता है। जहां तक एफएनओ नॉर्म्स की बात है तो सूत्रों के मुताबिक इस पर चर्चा जरूर हो सकती है, लेकिन बोर्ड इस पर सिर्फ चर्चा करेगा, देखना वाली बात होगी कि इस पे अप्रूवल आता है या नहीं। लेकिन जो हाई चांसेस हैं वो यही लग रहे हैं कि म्यूचुअल फंड लाइट रेगुलेशंस, न्यू एसेट क्लास और साथ ही साथ राइट्स इशू में ईजिंग को लेकर सेबी की मोहर यहां पे लग सकती है। एफपीआई पे जानकारी है आपको कुछ और अंकुर? एफपीआई रिगार्डिंग कुछ जानकारी है? ये एफपीआई के जो कुछ नियम हैं, यहाँ पर कुछ जो एफपीआई हैं उन्होंने अभी तक जो नॉर्म्स हैं उनको मीट नहीं कर पाए हैं, तो वो एजेंडे पे जरूर है, वहां पे डिस्कशन होगा। क्योंकि पिछले साल से ही सेबी ने नए नियम लेके आए हैं, खासकर उनको जो डिस्क्लोजर देने हैं 25 लाख करोड़ से ज्यादा के पोर्टफोलियो में या फिर 50% से ज्यादा जहां पे ओनरशिप हो, तो वहां पे जो भी एफपीआई रह गए हैं उनको देखना है कि वहां पे कुछ ईज आउट होता है, किसी तरीके की कोई ढिलाई होती है नॉर्म्स में, वो सेबी एक बार बोर्ड में डिस्कस कर सकता है। ठीक है अंकुर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अंकुर ने 3-4 चीज़ आपको बताई है। फर्स्ट चीज़ एक है सेट क्लास, दूसरा म्यूचुअल फंड्स को लेकर थोड़े नियम, तीसरा एफ&ओ को लेकर थोड़ा सा चेंजेस आएगा, चौथा रिट्स बता रहे हैं, और पांचवा है एफपीआई को लेकर ट्वीक होगा। मेरे लिए सबसे 2 इंपॉर्टेंट है जो मार्केट पे इम्पैक्ट डालेगा। पहला एफ&ओ को लेकर सरकार भी बहुत सख्त है, आरबीआई गवर्नर कह चुके हैं, खुद सेबी चेयरपर्सन कह चुके हैं, देश के एफएम कह चुके हैं। अब आप बोर्ड की बैठक है और उसमें एफपीआई को ना टच करें, ऐसे कैसे हो सकता है? तो 100% होगा, ये बात आप समझ लीजिएगा। कैसे हो सकता है ऐसा जब देश के वित्त मंत्री एक मंच पे खड़े होकर बोल दे कि एफ&ओ थोड़ा खतरनाक है, थोड़ा रेगुलेट करने की जरूरत है, और रेगुलेटर करेगा हम बोर्ड की बैठक करेंगे, हम नहीं बताएंगे आपको। तो 100% एफपीओ पे बात आएगी, एफ&ओ पे बात आएगी, इसको जरूर ध्यान रखना। मेरे हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत टफ तो नहीं करेंगे, एक गाइडलाइंस जरूर देंगे। एक पॉइंट है जो हमारे पास सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है। दूसरा, हमें लगता है कि थोड़ा म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा नहीं जाएंगे, वो एफपीआई के नॉर्म्स में भी थोड़ा बहुत पॉइंट आउट ज़रूर करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और आपको पता है कि एफआई इस समय ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं इंडिया में, 81% के आसपास। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पे ध्यान रखना होगा। एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, आपको याद होगा कि सेबी ने कंसल्टेशन पेपर भी फ्लोट किया था और ऐसी चर्चाएं हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है उसको बढ़ा के 15 से 20 लाख और आगे उसको 20 से 30 लाख भी किया जा सकता है। और जो स्ट्राइक प्राइसेस वाली बात थी ना कि एक ढेर सारे स्ट्राइक खुले रहते हैं, उसको भी रेशनलाइज कर दिया जाएगा, 5 या 6 कर दिया जाएगा उसको। हाँ, नहीं वो पॉइंट है, वो एक्चुअली में 3 पॉइंट्स हैं, वो 2 नहीं है, वो एक्चुअली में 3 पॉइंट्स है। 3 पॉइंट्स पे ऑलमोस्ट एक्सचेंजेस तैयार हैं, ऑलमोस्ट ब्रोकर की लॉबी तैयार है, ऑलमोस्ट ये सब तैयार है, लेकिन उसकी बैक टेस्टिंग का फॉर्मूला नहीं तैयार है अभी, तो वो जरूर होगा। सेबी चेयरपर्सन अगर आज कोई बात बोलेंगी तो इन तीनों पॉइंट से जुड़ा हुआ 100% कोई ना कोई बात बोलेंगी कि देखिएगा हमने इस पे विचार किया है, हमने कंसल्टेशन पेपर फ्लोट किया हुआ है, इस पे हमको ये व्यू पॉइंट मिले हैं और जल्दी हम इस पे कोई फैसला 100% लेंगे। तो आप अगर एफ&ओ ट्रेडर हैं, आप डरिएगा घबराइएगा नहीं, ये सिर्फ रेगुलेशन का मैटर है, इसको चीजों को दुरुस्त किया जा रहा है, मार्केट को खराब नहीं किया जा रहा, सिर्फ रेगुलेशन
रेगुलेट किया जा रहा है। ये पॉइंट जो है आज जरूर ध्यान देने वाला होगा। प्रशांत सावंत, आदित्य अरोड़ा, दो मेहमान मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। प्रशांत जी नमस्ते, आपकी ट्रेडिंग कॉल से बात कर रहे हैं, शुरुआत जरा बताइएगा। गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो मैं थोड़ा इस हफ्ते में एक डिप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, स्पेशली इंडाइसेस में, और मेरा ध्यान होगा बैंक निफ्टी। जैसे मैं काफी वक्त से कह रहा था बैंक निफ्टी पे मैं बुलिश को, अब मैं एक डिप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि हमें बेचना है, हमें वेट करना है उस डिप के लिए जहां से हमें एक स्ट्रॉन्ग बाय एंट्री ले सके। तो थोड़ा सा मुझे अगले 2-3 दिनों के लिए मार्केट स्लगिश तो थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में लग रहा है, इसलिए मैं कंजर्वेटिवली आज सुबह को एक ही कॉल निकाल पाया, वो है पॉलीकैप। पॉलीकैप में जो ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम्स आए, वो काफी अच्छे लगे और ऑलमोस्ट 7050 पे हम क्लोज हुए थे शुक्रवार के दिन, जो कि एक वीकली क्लोजिंग भी हुई है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा निचले लेवल्स पे, यानी 6950, 6980, जस्ट 1% नीचे इसको बाय करने के लिए एक बहुत अच्छा जोन होगा। तो अपना हम रखेंगे 6850, 6850 पे, और टारगेट हमारा होगा 7100 से लेके 7150। मुझे लग रहा है ये जो रेंज ब्रेकआउट हुआ है वो सस्टेन करेगा और एक थोड़ा कूल डाउन होकर हमें इस लेवल में एंट्री मिले तो वहां से रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा जस्टिफाइबल होगा। बाकी जो मेरा नजरिया रहेगा अगले 2-3 दिनों के लिए थोड़ा सा कॉशियस होगा, और सही लेवल पे डिप मिल जाए तब हम एक नेक्स्ट राउंड ऑफ पिच देख सकते हैं। और सिलेक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, जहां पे केवल एक ही काउंटर है फिलहाल पॉलीकैप इंडिया, जहां पे उनकी खरीदारी की राय है, पर थोड़े निचले स्तरों पे मिले तब यहां पे आपको बाय करना है। 7100 के पहले टारगेट्स बता रहे हैं। पर आदित्य, अब आपसे भी समझना चाहेंगे, बताइए आपकी आज नज़र कहाँ पे है? गुड मॉर्निंग। आदित्य, शायद आपको अनम्यूट करना होगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, मेरा व्यू एकदम इन टैंडम विद प्रशांत जी है कि बाजार में थोड़ी बहुत डिप तो एक्सपेक्टेड है। अभी ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी थी, फ्राइडे नाइट को निकाय वाज डाउन 5%। थोड़ी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे भी न्यूज़ डेवलप हो रही थी, तो वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। इसके चलते मैंने डिफेंसिव काउंटर पकड़ा है। मुझे लगता है कि वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है, तो पिडिलाइट को बाय कर सकते हैं 3363 में। 3263 रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 3463। राइट, तो यहाँ पे आप देखिए पीडी लाइट यहाँ पे जो है आदित्य के रेडार पे 3463 के टारगेट सुझा रहे हैं। तो ये कुछ काउंटर्स है जहाँ पर आपको रखनी है नज़र, हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से कॉल आती हुई। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और वक्त तो चला है जानने का कि खबरों के लिहाज से कहाँ पे दिखेगा एक्शन। और शरद जुड़ चुके हैं हमारे साथ ये पूरी लिस्ट के साथ, और साथ ही साथ जिन्हें से भी समझेंगे कौन से हैं एक्शनेबल काउंटर्स। शरद जी बिल्कुल। सबसे पहले फार्मा स्पेस पे जो है बहुत न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं। सबसे पहले मैं एक एक करके आपको लाइन अप करवाता हूँ। लुपिन की बात करें तो इनकी पीतमपुर फैसिलिटी का जो है इंस्पेक्शन कंप्लीट हो गया है। 3 ऑब्जर्वेशंस आए यूएसएफडीए द्वारा। सेंटिमेंटली थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है। वही जाइडस लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ पे भी देखेंगे कि कंपनी को फाइनल अप्रूवल आ गया है उनके एनसाजुलेटामाइड कैप्सूल्स को लेके। इसके मार्केट जो है, मार्केट साइज़ बड़ा है, तो इसके कारण ये सेंटिमेंटली पॉजिटिव जो है मोमेंटम स्टॉक में देखने मिल सकता है। बाइकॉन की हालांकि देखी तो 2 बात सामने आ रही है। सबसे पहले तो इनकी एपीआई फैसिलिटी जो बैंगलोर में है वहाँ पे 4 ऑब्जर्वेशंस आए और मलेशिया में तो 8 ऑब्जर्वेशंस देखने मिले। हालांकि ये जो ऑब्जर्वेशंस मलेशिया के आए हैं वहाँ पे देखें तो वो डेटा इंटीग्रिटी रिलेटेड ही है। पिरामल फार्मा की बात करें तो थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है। इनकी जो है 0 ऑब्जर्वेशंस आई हैं उनके अहमदाबाद यूनिट में। EIR कंप्लीट हो चुका है, तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव ज़रूर है। अब जो है आपके फार्मा स्पेस से हम लोग थोड़ा फोकस हटाते हैं, महानगर गैस के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे LIC ने अपनी स्टेक घटा दी है। 9% से घटा के ऑलमोस्ट 6.4% जो है स्टेक आ गया है। IDFC फर्स्ट बैंक और IDFC के शेयर होल्डर्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है। यहाँ पे अमेलगमेशन तो 1 अक्टूबर से इफेक्टिव होगी, ये सबको पता है, लेकिन 10 अक्टूबर जो है रिकॉर्ड डेट रखा गया है IDFC बैंक और IDFC की मर्जर को लेके। इस मर्जर के बाद जो है IDFC डिसॉल्व हो जाएगा और मर्जर के मुताबिक लगभग 600 करोड़ रुपए के जो कैश और कैश इक्विवेलेंट है वो बैंक में आने वाले हैं। तो पॉजिटिव नज़रिया जो IDFC फर्स्ट बैंक के लिए बन सकता है। रेलटेल कॉर्प को लगभग 135 करोड़ रुपए का ऑर्डर अदानी ग्रुप से आया। और वही अगर ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे जो है उन्होंने अपनी हाइपर सर्विस कैंपेन स्टार्ट किया, जहाँ पे अपनी नेटवर्क बढ़ाएंगे। लगभग 1000
लोगों की आपकी 2 दिसंबर 2024 को लेके। और आखिर में ज़ोमैटो के लिए भी जो है नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, जहाँ पे आकृति चोपड़ा जो को फाउंडर स्टेटस की थी, उनको जो है वो उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। इंडसइंड बैंक की बात करें तो सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ है, बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। सुमंत कांतपालिया जो MD CEO हैं, अगले 3 साल के लिए जो है उनकी जो रीअपॉइंटमेंट की गई है। और ओवरऑल जो है हम बात करने वाले हैं मेटल स्टॉक्स पे ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि जो चाइना का डेटा आ रहा है, आज सुबह आयरन और भी भाग गया 8%। तो बहुत सारे मेजर्स जो है चाइनीज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो उसके कारण जो है आज भी मोमेंटम मेटल्स में देखने मिल सकता है। ऑलराइट, तो ये ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पे रखनी है नज़र खबरों के लिहाज से। कुछ काउंटर्स पे हमारे एक्सपर्ट से भी उनके ओपिनियन ज़रूर समझेंगे, पर आइए उससे पहले समझ लेते हैं कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां पे हैं। ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं, बट उनमें से सिलेक्ट रिपोर्ट्स लेकर जिनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिनय, गुड मॉर्निंग, बताइए कहां पे है रिपोर्ट्स? रहेंगे क्योंकि मॉर्गन स्टैनली का अंडरवेट रेटिंग है। एशियन पेंट्स पे उनका टारगेट प्राइस है 2522। उनका मानना है कि लोअर कमोडिटी कॉस्ट्स उनके अर्निंग्स के एक्सपेक्टेशंस को 4% से जो है बढ़ाया है उन्होंने लोअर कमोडिटी कॉस्ट के चलते। वहीं EBITDA मार्जिन्स FY 2025 का गाइडेंस अजम्पशन भी उन्होंने बढ़ाकर कर दिया है 19%, जो कि पहले था 18.4%। वहीं बर्जर पेंट की बात करें तो वहाँ पे भी उन्होंने अंडरवेट रेटिंग बरकरार रखे और टारगेट प्राइस है 497 का। उन्होंने अपना FY 25 एक्सपेक्टेशंस अर्निंग्स बढ़ाया है 7% से। वहीं मार्जिन्स के अजम्पशंस बढ़ाकर कर दिया 16.2%। इंडसइंड बैंक अगला स्टॉक फोकस में रहेगा क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने बाइंग रेटिंग बरकरार किया। उनका जो टारगेट प्राइस है वो दिया है 1635। उनका मानना है कि जो कंपनी ने भी रीअपॉइंट किया है MD और CEO को, वो नियर टर्म ओवरहैंग को ईज करते हुए नज़र आएगा। और वहीं अगर पीयर्स से बात करें तो उनका मानना है कि बैंक ओवरऑल वेल पोजीशन्ड है अपने मार्जिन्स मैनेजमेंट को लेकर। और वही वैल्यूएशंस की तरफ देखेंगे तो अपने 10 ईयर एवरेज से काफ़ी सब्सटेंशियल डिस्काउंट पर ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। उसी के जोमेटो भी फोकस में रहेगा। CLSA ने अपना आउट परफॉर्मेंस रेटिंग बरकरार रखी है और उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 283.9 पर शेयर का। उनका मानना है कि स्विगी से अगर कंपेयर करें FY 24 और Q1 FY 25 में, तो मैट्रिक्स में जोमेटो ने स्विगी को आउट परफॉर्म किया है। वहीं QSR जो है एग्रीगेटर्स से मार्केट शेयर अब लूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं और फूड डिलीवरी स्पेस में जोमेटो उनका टॉप पिक बरकरार रहेगा। बहुत शुक्रिया जिन्हें ये पूरी लिस्ट हमें बताने के लिए। तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पे रखनी है नज़र, पर शरद हमें बता भी रहे थे कि चाइना से जिस तरीके का डेटा आ रहा है वो मेटल्स के लिए और भी एक बड़ा बूस्टर साबित हो सकता है। और ख़ास तौर से आयरन और फ्यूचर्स की बात करें तो वहाँ पर आप देखेंगे ज़बरदस्त तेज़ी है। ऐसे में जो घरेलू बाजार में बेनिफिशियरी रहेगा वो NMDC रहेगा। हालांकि इस स्टॉक में भी निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी ज़रूर आई है। एक बेस फॉर्मेशन इसने ज़रूर किया था अपने लगभग 208 रुपए के आसपास। कई समय तक इसने वहाँ पे हॉल्ट लिया, 2 से 3 बार सपोर्ट लिया, पर अब देखिए वहाँ से एक अच्छी चाल दिखाता हुआ 235 तक फिलहाल इसकी क्लोजिंग है। पर आदित्य, आपसे समझना चाहेंगे आप कैसे प्राइस एक्शन इसका नोट कर रहे हैं और क्या यहाँ पे अभी भी मौके हैं, और अगर पोजिशनली इसको रखना है तो कौन से टारगेट्स पे ध्यान दें आदित्य? बिल्कुल, देखिए पोजिशनली काफ़ी अच्छे पैटर्न बन रहे हैं। जो टेक्निकली हम कहते हैं हायर हाई हायर लो, वो पैटर्न बन रहे हैं। तो स्टॉक का नज़रिया उसके चलते एकदम पॉजिटिव बन रहा है और अभी भी पॉजिटिव नज़रिया बना सकते हैं। जैसे अभी स्टॉक चल रहा है 235 236, इस लेवल पे स्टॉक को अक्यूमुलेट किया जा सकता है, बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 225 का और टारगेट रहेंगे 245 से लेके 255 के। ठीक है, 245 से 255 तक के टारगेट्स जो हैं NMDC पे आते हुए। पर गौरांग जी, अब आपका भी स्वागत करना चाहेंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार आपसे भी समझेंगे कि जिस तरीके से हम मेटल्स में एक ज़बरदस्त एक्शन देख रहे हैं और आज फिर से देखिए कॉपर के प्राइसेस जो हैं इंटरनेशनल बाज़ारों में काफ़ी तेज़ी दिखा रहे हैं, साथ ही आयरन ओर के प्राइसेस जो हैं कुछ हाल लगा रहे हैं। ऐसे में आपके कौन से बेस्ट बेट्स हैं गौरांग जी इस पर्टिकुलर स्पेस से? धन्यवाद सृष्टि, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो देखिए, चाइना में जो भी खबरें आ रही हैं स्टिमुलस को लेकर के और अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए, उसका एक सकारात्मक असर खास करके रियल एस्टेट सेक्टर चाइना में जो थोड़ा बहुत नकारात्मक परिस्थिति में प्रभावित हुआ था,
जो भी घटनाक्रम वहां पर खड़े हुए हैं उसको लेकर के। और स्थानीय मार्केट में यानी कि हमारे भारतवर्ष देश में जिस प्रकार से मांग बढ़ रही है, उसके साथ साथ पिछले वित्तीय वर्ष में सृष्टि जिस तरीके से लागत खर्च को लेकर के शुद्ध मुनाफे के जो मार्जिन्स थे उसमें दबाव था, लेकिन अब वो सब इतिहास हो चुका है। हमें लग रहा है कुछ 6 या 7 विकल्प कुल मिलाकर के धातु क्षेत्र में खरीदारी की सूची में है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, हिंडाल्को, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक और एनएमडीसी। ये सब कंपनियां हैं जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना ये अनिवार्य होगा सृष्टि, कि अगर आप बुनियादी तर्क के आधार पर निवेश करते हैं, जिसकी राय हम देते हैं, तो आपके निवेश की जो समय सीमा है वो बाकी अन्य क्षेत्र की तुलना में थोड़ी बहुत अवधि जो है समय की वो लंबी होनी चाहिए, जिससे जो सकारात्मक खबरें आ रही हैं और जो आंकड़ों को लेकर के प्रभाव कंपनी के दाम, शेयर के दाम पर पड़ेगा, तो अनिवार्य होगा कि आप 1.5 साल 2 साल की समय सीमा रखें, जिससे आपकी निवेश की गई पूंजी पर मेरे ख्याल से एक बहुत ही सकारात्मक सा लाभ मिल सकता है। छोटी मध्यम अवधि में टिप्पणी करना मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि मैं उस पर तत्पर नहीं हूं। लेकिन हाँ, अगर आपकी लंबी अवधि की समय सीमा की विचारधारा है, तो मेरे ख्याल से ये 6-7 कंपनी में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो टॉप बेट समझी हमने गौरांग जी से कि पूरे स्पेस में से कहाँ पर आप लंबी अवधि में पॉजिटिव रह सकते हैं, व्यू बना सकते हैं। पर जब आयरन ओन के प्राइजेस जो है वो ऊपर जाते हैं, ये जो है थोड़ा सा नेगेटिव ज़रूर होता है स्टील कंपनीज़ के लिए। पर ये भी ध्यान रखिए कि जिस तरीके की खबरें हैं, ऐसा नहीं समझ आ रहा कि स्टील कंपनीज़ में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी, क्योंकि अगर सुबह हम देखें तो चाइनीज़ स्टील कंपनीज़ के जो शेयर्स हैं वहाँ पे भी 5 से 7% का उछाल है। तो देखते हैं किस तरीके का प्राइस एक्शन इंडियन कंपनीज दिखाती हैं। पर चलिए इसी के साथ जवाब देने के लिए और जो खबरों वाले शेयर हैं उन पर भी हम व्यू ले रहे हैं। शुरुआत कर लेते हैं इंडसइंड बैंक से, क्योंकि ये शेयर आज फोकस में रहेगा। सुमंत कठपलिया जो कि एमडी एंड सीईओ हैं, उनको 3 साल का एक्सटेंशन मिल गया है बोर्ड की तरफ से, और इस पर अब आरबीआई की मुहर का इंतजार है। इस पर एक व्यू लेते हैं। गौरांग सर, इंडसइंड बैंक और कोटक बैंक, अगर हम इनकी बात करें तो ये 2 बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो इस साल में अंडर परफॉर्म किए हैं दिग्गजों के मुकाबले, यानी कि एचडीएफसी बैंक को भी ले लीजिए या फिर आईसीआईसीआई बैंक को भी उसमें जोड़ लेते हैं। क्या ये खबर पॉजिटिव है बैंक के लिए? क्योंकि हमने देखा कि 1500 रुपये के आसपास जाके स्टॉक रुका था, फिर नीचे गिरा, उसके बाद फिर से थोड़ी रिकवरी आ रही है। क्या करना चाहिए इसमें? का आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो अगर आप तुलना करने जाएं निजी क्षेत्र के बैंक में, तो शायद आपको थोड़ा बहुत फीकापन इंडसइंड बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में, जहां तक ऊपर के तरफ के दायरे का प्रश्न है, एचडीएफसी बैंक भी चल गया, एक्सिस बैंक चल गया, आईसीआईसीआई बैंक चल गया, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पिछड़ापन आपको कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक में दिखाई दे रहा है। अगर आप आंकड़े की बात करें, नतीजों की बात करें, तो सुधार धीरे धीरे हो रहा है। परिस्थितियों में से उभरते हुए नाम है ये दोनों, कोटक बैंक और इंडसइंड बैंक। और जो खबर है मेरे ख्याल से उसको लेकर के लंबी अवधि में आपको शायद थोड़ा बहुत सुधार और होता हुआ नजर आएगा। अगर आप निवेश और लक्ष्यांक की बात करते हैं लंबी अवधि की, तो कोटक महिंद्रा बैंक में 2200 के ऊपर के लक्ष्यांक है, अगर मुझे ठीक तरीके से याद है तो। और इंडसइंड बैंक पे जिसमें आपने प्रश्न पूछा है, वहां पर हमें लग रहा है कि शायद आपको 1750 1800 के पार के लक्ष्यांक लंबी अवधि में आते हुए दिखाई देंगे। और हमें ये भी लग रहा है कि अगर आपके पास एक पोर्टफोलियो है, तो उस पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा वित्तीय क्षेत्र हमारी राय में अनिवार्य होगा रखने के लिए, क्योंकि आगे जा करके अगर हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ना है, विकास दर को आगे बढ़ना है और उत्पादन को लेकर के भारतवर्ष में बड़ी बड़ी क्षमता खड़ी होगी, तो जाहिर है आपको ऋण की मांग यानी कि क्रेडिट डिमांड जिसे हम कहते हैं, वो भी ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, जिस परिस्थिति में नेट इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन और शुद्ध मुनाफे में सकारात्मक असर आता हुआ दिखेगा। ये आपके लिए राय होगी। 2 और शेयर आज फोकस में रहेंगे, 2 क्या बल्कि 4 शेयर फोकस में रहेंगे, और वो हैं
ट्रेंट और बीएल की एंट्री हो गई है निफ्टी में, निफ्टी 50 में, और ये जगह ले रहे हैं डिवीज लैब की और एलटीआई माइंट्री की। प्रशांत जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे, ट्रेंट और बीएल ये दोनों हाल फिलहाल चले हुए शेयर हैं। बीएल में हम लोअर लेवल से रिकवरी देख रहे हैं, जब बात करें तो एक तरफा मूव आ रहा है, साल भर में तो डबल से ज़्यादा हो ही गया है, लेकिन इस महीने की ही बात करें तो 9-10% के आसपास की तेजी आ चुकी है, और इस पर सिटी की रिपोर्ट भी आई थी 9,000 रुपए से ऊपर के टारगेट के लिए। इन दोनों शेयरों को जरा चेक करके बताइए कि आप तेजी कंटिन्यू करेगी, क्योंकि जो इनफ्लो आउटफ्लो होना था इस खबर के दम पर वो तो ऑलरेडी हो चुका है। तो अभिषेक जी, यहाँ पे अगर हम खबर के तौर पर देखें तो डिवीज लैब आउट हुआ था, शुक्रवार को सबसे स्ट्रॉन्ग मूव डिवीज में आई थी। मुझे लग रहा है कि जो पैटर्न मुझे नजर आ रहा है ट्रेंड में, तो यहाँ इस लेवल पे मैं इसको चेज नहीं करूंगा, बट डेफिनेटली ये स्टॉक बाय ऑन डिप्स कैटेगरी में जा रहा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा है पिछले करीबन 1 से 1.25 साल से। यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी एग्जिस्टिंग रणनीति क्या होनी चाहिए, जिनके पास ये पोजीशन है वो होल्ड करे और ट्रेल करे। ट्रेल किस तरह से करे, तो आप अगर देखें तो इसमें करीबन पिछले 6 से 7-8 दिनों से प्रीवियस डे लो टच नहीं हुआ है। आप यही चीज यूज कर सकते हो। अभी हम ऑलमोस्ट 7,800 पे है, 850 के आसपास है। आप 7,750 ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिस्टम में रख दीजिए, या अगर एक पोजिशनल व्यू है तो 7,650 भी रख सकते हो, क्योंकि अच्छी मूव मिली हुई है, तो थोड़ा डीप स्टॉप लॉस भी ट्रेल करने के लिए रखे तो कोई हर्ज नहीं है। बट यहाँ पे चेज में नहीं करना चाहूंगा, एक अच्छी डिप आई उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं। बीएल की जहां तक बात है तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक क्लियर लोअर टॉप लोअर बॉटम का पैटर्न नजर आ रहा है, हर रैली बेची जा रही है, तो मैं यहाँ थोड़ा वेट करूंगा। और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक जब तक फिर से एक बार 300-305 के जोन के ऊपर क्लोज ना हो, मैं थोड़ा ट्रेडिंग के हिसाब मोमेंटम के लिए इसमें एक वेट एंड वॉच की रणनीति रखना। ये आपके लिए सलाह दोनों के दोनों शेयरों पर। आदित्य, आप जरा बायोकॉन चेक कीजिए। बायोकॉन के लिए एक नेगेटिव खबर है कि इनकी बेंगलुरु की जो एपीआई प्लांट है यूएसएफडीए से 4 आपत्तियां मिली हैं। पिछले महीने भर की बात करें तो 30 रुपए के रेंज में ये शेयर कारोबार किया है। हमने देखा था कि 390 रुपए के आसपास जाकर इसमें ऊपरी स्तरों से प्रेशर आ गया था। बायोकॉन स्ट्रक्चर कैसा है इसका, कितना गिरेगा ये? बिल्कुल, अगर आप देखें तो कुछ 1-2 हफ्ते में स्टॉक को ऊपर के लेवल से रिजेक्शन मिला है। 380 के लेवल से फ्राइडे से भी स्टॉक उतरा, वेडनेसडे को भी करेक्शन देखने को मिला, और ऊपर का एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 390, और कॉल राइटर्स भी काफी हावी है। तो नेक्स्ट जो लेवल निकल के आ रहा है बायोकॉन का वो है 355 का। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि स्टॉक एक बार रीटेस्ट कर सकता है, और फिर देखना चाहिए कि स्टेबिलिटी बना रहा है कि और गिर रहा है, फिर एक डिसीजन लेना चाहिए। बट ओवरऑल जैसे कि न्यूज़ है वैसे टेक्निकली भी यहाँ पे एक बेरिश स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, कमजोरी के संकेत मिल रहे हैं बायोकॉन के शेयर में। शुक्रवार को हमने देखा कि आखिरी के 1-1.5 घंटे में रिलायंस ने बड़ा गजब का जोश दिखाया और 3,050 के आसपास जाकर बंद हुआ। प्रशांत जी, रिलायंस करीब 0.25% की तगड़ी तेजी, आप ये बताइए कि ये आपको कहां तक जाते हुए दिख रहा है शेयर ये, और जिसके पास अगर नहीं है क्या ट्रेड कर लें इस लेवल पर भी? जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मुझे लग रहा है अगले 3-4 दिनों के लिए कंसोलिडेशन तो थोड़ा डिप मार्केट में आ सकता है, तो मेरी बाइंग लिस्ट थोड़ी कम होगी, बट वॉच लिस्ट पे स्टॉक्स काफी होंगे, जिनमें से रिलायंस डेफिनेटली टॉप पे जा रहा है, एचडीएफसी बैंक टॉप पे जा रहा है। तो ये स्टॉक्स में वेट करूंगा सही लेवल्स पे आने के लिए। जहां तक रिलायंस की बात है तो यहाँ मुझे लग रहा है कि पिछले 2-3 दिनों में एक इंडेक्स मैनेजमेंट के हिसाब से पार्टिसिपेशन आया। ओवरऑल अगर हम देखें तो 3,050 के लेवल पे इसको जो हाई बने हुए थे ऑलमोस्ट 3,070-75, ये अगर क्रॉस हो तो बाय करना चाहिए, वरना वेट करना चाहिए टिप अराउंड 3,000 2,990, वहां पे हम एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं, बट डेफिनेटली वॉच लिस्ट में होना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, थोड़ा मार्केट में कंसोलिडेशन हो, अच्छे लेवल्स पे इंडाइसेस आए, उसके बाद में ये दोनों ही स्टॉक जो बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए अहम होंगे, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, तो इनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, 3,070 3,075 तक जाने के लिए रिलायंस का शेयर तैयार है, लेकिन आपको गिरावट पर खरीदना है। आपको 3,000 के आसपास मिले, 2,990 के आसपास मिल जाए तो एक बेहतर एंट्री पॉइंट आपके लिए बन जाएगा। लेकिन एक खबर आपको बताते हैं, ईटी नाउ स्वदेश की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। हमने आपको 19 सितंबर को बताया था कि महाराष्ट्र सरकार जल्द ही नई हाउसिंग पॉलिसी लाने वाली है, और इसमें नया अपडेट ये है कि सरकार ने नई हाउसिंग पॉलिसी को लेकर ड्राफ्ट को जारी कर दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, पहले तो आपको बहुत बधाई, बताइए नया अपडेट क्या आ रहा है इसको लेकर?
19 सितंबर को ईटीना सुदेश ने बताया था कि महाराष्ट्र सरकार अगले 2 हफ्तों के अंदर नई हाउसिंग पॉलिसी लेकर आ रही है और उस खबर पर मोहर लगी है। 17 साल के इंतजार के बाद महाराष्ट्र सरकार की नई हाउसिंग पॉलिसी आ रही है और ये काफ़ी बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट है मुंबई बेस्ड जो डेवलपर्स है उनके लिए, क्योंकि नई पॉलिसी के अंदर जो ड्राफ्ट सर्कुलर इशू हुआ है उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने की बात की गई है। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी की बात की गई है, इंसेंटिव्स दिए जाएंगे अगर रेंटल हाउसिंग के जो जोन्स तैयार किए जाएंगे और जो रीडेवलपमेंट होगा वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए होगा। ये तमाम बातें जो है नई हाउसिंग पॉलिसी के ड्राफ्ट में कही गई है और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो ज़मीन एक्वायर की जाएगी वो सरकारी ज़मीन एक्वायर की जाएगी। जिस तरह से मुंबई के अंदर बड़े स्तर पर बड़ा लैंड बैंक है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का, सॉल्ट डिपार्टमेंट का, तो ये जो ज़मीन एक्वायर की जाएगी अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए और जो हाउसिंग की कमी है मुंबई और मुंबई के अलावा जो महाराष्ट्र के बड़े शहरों में, तो उसको पूरा करने के लिए और सब्सिडीज देने का भी जो मकसद रहेगा राज्य सरकार का। 3 अक्टूबर तक जो बाकी पक्षकार है उनसे सुझाव मांगे गए, यानी 1 हफ्ते से भी कम का समय दिया गया है और जिस तरह से माना जा रहा है कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में आचार संहिता लागू हो सकती है, तो मुमकिन है कि उससे पहले जो है वो सरकार पॉलिसी को लॉन्च भी कर दे और पॉलिसी इफेक्टिव भी हो जाए। तो बड़ा डेवलपमेंट 17 साल बाद मुंबई के रियल एस्टेट स्पेस के अंदर, महाराष्ट्र के रियल एस्टेट स्पेस के अंदर, जहां पर सरकार नई हाउसिंग पॉलिसी लेकर आई है। ठीक है अनुराग, काफ़ी अच्छी खबर आपने दी है और ये काफ़ी लोगों का सपना होता है अपना घर, पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, घर नहीं बनता, तो सरकार अगर कोई योजना लेके आती है तो कई लोगों के सपनों को जोड़ देती है। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। रोटी कपड़ा और मकान, इन तीनों में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मकान भी है। गौरांग सर हमारे साथ बने हुए हैं। गौरांग सर तो खुद महाराष्ट्र में मुंबई में ही रहते हैं, तो घर की इम्पोर्टेंस और वहाँ पे जगह अपनी होना, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है वो बहुत अच्छे से जानते हैं। गौरांग सर, ये जो नई पॉलिसी की बात अभी उठ रही है कि अफोर्डेबल हाउसिंग होगी और साथ में उसमें सरकारी ज़मीनों का भी इस्तेमाल होगा, देखिए वो लैंड बैंक खाली पड़ा रहता है। ये हमने कई जगह, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो किसी भी लाइन से सेंट्रल वेस्टर्न या हार्बर, तो आपको दिखता होगा सारी जगहों पर। धीरे धीरे करके हो सकता है अफोर्डेबल हाउसिंग के कुछ और प्रोजेक्ट्स मार्केट्स में आ जाएं। आप इस खबर को कैसे देखते हैं सर? डिम्पी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो देखिए, एक वास्तविकता ये है डिम्पी के बंबई जैसे शहर में जमीन की उपलब्धि बहुत कम है और जिस प्रकार से एक फाइनेंशियल कैपिटल के रूप में बंबई शहर उभरा था और उभर रहा है, तो घरों की मांग निरंतर आपको ऊपर जाते हुए दिखेगी। दूसरी वास्तविकता ये भी है डिम्पी के बहुत सारी जगहों पर जो इमारतें हैं वो पुरानी इमारत है, खास करके कुछ सेंट्रल और वेस्टर्न सबर्ब्स में। केंद्रीय सेंट्रल मुंबई में भी अगर आप देखने जाए तो कुछ जगह ऐसे जहां पर ग्राउंड+2 या ग्राउंड+3 के ढांचे हैं और वो ढांचे 40 साल, 50 साल, 60 साल पुराने। तो रीडेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा मौका है और ये वो हो भी रहा है। दूसरी तरफ जो सोसाइटीज होती हैं वो भी काफी पुरानी हो चुकी है। क्लस्टर रीडेवलपमेंट एक बहुत बड़ा मौका है। ये जो भी नियम नए लेकर के सरकार आती है राज्य स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर, तो एक अच्छे अंदेशे हैं उन सब लोगों के लिए जो एक ख्वाब या फिर एक सपना देखते हैं घर खरीदने का, लेकिन ये कितने हद तक वास्तविकता में जमीनी स्तर पर लागू करते हैं और उस पर कितना नियंत्रण आप रखते हैं, ये भी देखना अनिवार्य होगा। तो ये सब सभी कंपनियां हैं बंबई स्थापित, खास करके जो डेवलपर्स हैं, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टी हो गया, मैक्रोटेक हो गया, बाकी अन्य जो भी कंपनियां दक्षिण भारत में स्थापित थी वो भी अब बंबई में आ रही हैं और अपने प्रोजेक्ट्स, प्रेस्टीज एस्टेट जैसी कंपनियां, उबर रियलिटी जैसी कंपनियां हैं। तो इन सब कंपनियों को फायदा होगा, लेकिन एक ही चीज है, आप कितने हद तक जमीनी स्तर पर उसको लागू करते हैं और उसको कितना नियंत्रण में रखते हैं, ये देखना बहुत ही अनिवार्य होगा। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है और ये बात भी सच है कि भैया अभी बहुत डेवलपमेंट का काम बाकी है। आपको ध्यान है मुंबई को लेकर एक बात कही गई थी, शंघाई बनाना चाहते हैं। शंघाई कैसे बनेगा वो तो भी नहीं मालूम, लेकिन हाँ अगर वो बात अभी भी है और पॉलिसीज़ में वो छवि दिखेगी तो सोच लीजिएगा मुंबई में भी बहुत काम होना बाकी है। अगर शंघाई की छोटी सी एक छवि भी आप देखेंगे ना तो मुंबई में भी बहुत काम होना बाकी है और सारा काम इंफ्रा और हाउसिंग और टिपिकली ये जो मेट्रो वगैरह भी बिछ रही है,
ये भी एक नई ऊर्जा अपग्रेडेशन लेके आएगी। आपको पता है ना, मुंबई के बोर्ड्स में बकायदा ये लिख रहा होता है मुंबई अपग्रेड हो रहा है मुंबई, तो अपग्रेडेशन का भी बेनिफिट आपके पास आ सकता है। थोड़ा स्पेसिफिक है, पॉलिसी वाला, एक दिन में असर नहीं आएगा, बट हाँ भविष्य में आएगा। कैलकुलेशन ज़रूर डालिएगा इसकी। आगे बढ़ें, एक दो चीज़ें और ज़रा चेक करवा लेते हैं आज के मेहमानों से। एक शेयर थोड़ी देर पहले मैं वैसे ही उसको देख रहा था, नज़र मेरी उस पर गई, और जब मैं सीरीज़ के हिसाब से पता करना चाहता हूँ। देवांग भाई एक बार आप ज़रा चेक करना, मैं सीरीज़ के हिसाब से बाटा इंडिया को प्लस करना चाहता हूँ, क्या करके रख लूँ सर? पूरी सीरीज़ के लिए रखूँगा मैं, पूरे अक्टूबर मंथ के लिए। थोड़ा कंजम्पशन का प्ले भी है, थोड़ा अब श्राद्ध वगैरह ख़त्म हो जाएंगे, एकदम से सेल्स बूस्टअप भी आ सकता है, फिर सामने विंटर्स खड़ी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। बाटा इंडिया के बाद डेफिनेटली स्टॉक्स में हम देखा है काफी कंसोलिडेशन देखने मिला था। प्रीवियस सेशन में काफी एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला है। पॉसिबल है कि अभी भी इसमें अपसाइड देखने मिल सकता है, तो खरीद सकते हैं ये लेवल पे भी। स्टॉप लॉस यहाँ पे बट रखिए 1415 का, अपसाइड अराउंड 1530 तक के जोन देखने मिल सकते हैं, तो खरीद सकते हैं बाटा इंडिया के लेवल पे भी। ठीक है, बाटा इंडिया को इस लेवल पे भी खरीदा जा सकता है। एक दो शेयर्स में जरा और पता कर लेता हूँ, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, इन दोनों पे आदित्य एक बार अपनी जरा रिकमेंडेशन दीजिए। रिपोर्ट्स भी आई हुई हैं, एशियन पेंट, बर्जर पेंट। जी देखिए, पैटर्न बेहतरीन बन रहे हैं। स्टॉक में एक फैंटास्टिक रिकवरी थी फ्राइडे को, तो यहाँ पे एक लॉन्ग का नज़रिया बनाया जा सकता है। एशियन पेंट पे 3335 में लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना चाहिए 3280 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 3450 से लेके 3500। और बर्जर पेंट का भी अगर हम पैटर्न्स देखें तो वो भी बुलिश है, बट एशियन पेंट्स जैसे नहीं है, तो मैं सिर्फ एशियन पेंट्स पे ही बाय की अभी सलाह दूंगा। ठीक है सर, लेवल्स हमने लिख दिए, आपने हमको 3450 तक के टारगेट्स दिए हुए हैं और एक स्टॉप लॉस की स्टैंपिंग भी आपके पास लग के आ रही है। फिलहाल वो सिर्फ एशियन पेंट पे लगाना, बर्जर पे अवॉइड डाल देना, यानी कि नो ट्रेड। हमारी तरफ से किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं है, 3280 तक का टारगेट है। एक शेयर मेरी नज़र में और भी है, जस्ट मैं उसको देख ही रहा था, और उसमें सीमेंट कंपनीज़ हैं। आपको ध्यान है सीरीज़ के स्टार्ट में सीमेंट कंपनीज़ में अच्छी बाइंग आई है। अल्ट्रा, अंबुजा, ये दो शेयर तो काफ़ी एक्टिव हैं, है ना। इन दोनों में से क्या कोई और भी सीमेंट कंपनीज ठीक लग रही है? गौरांग सर एक बार आपके पास में आ रहा हूँ मैं, क्योंकि मानसून ख़त्म हो गया, हालांकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि मानसून में कंजम्पशन एकदम से गिर जाता है, डाउन हो जाता है। मेरा थोड़ा कम मानना है। जब ये बारिश एक जगह पे थोड़ी, सब जगह पे थोड़ी हो रही है, आजकल तो बारिश भी ऐसी होती है, कई जगह बाढ़ है, कई जगह तो डेफिसिट भी हो जाता है। और दूसरा पॉइंट, अब इंफ्रा का जो काम है ना सर, वो बहुत बड़े पैमाने पर होता है, और उसमें ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आप सीमेंट डालो कल तक सूख जाएगा, ऐसा भी होने लग गया। अब तो केमिकल्स भी डलते हैं उनके अंदर। तो मैं थोड़ा इसमें कम बिलीव करता हूँ कि मानसून में कंजम्पशन गिर जाती होगी, लेकिन फिर भी चलिए मान भी लें तो मानसून तो ख़त्म हो रहा है, तो मतलब कंजम्पशन एक्टिविटी वापस तेज़ हो सकती है। सीमेंट चलेगा सर? डिम्पी जी, अभी आपने रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर के प्रश्न पूछा था, तो रियल एस्टेट जो ढांचा खड़ा करते हैं वो ऐसे ही थोड़ी खड़ा होता है, उसमें सीमेंट भी जाता है और लोहा भी जाता है। और कार्यक्रम की शुरुआत में सृष्टि जी ने प्रश्न पूछा था धातु क्षेत्र को लेकर के, तो सीमेंट और लोहा या फिर मेटल्स, ये दोनों ऐसी कमोडिटी हैं जो पूरी तरीके से निर्भर है जिस प्रकार से निर्माण कार्य होता है, और निर्माण कार्य अगर तीव्र गति से आगे बढ़ता है तो स्वाभाविक है सीमेंट और धातु की खपत भी उतनी ही तीव्र गति से ऊपर होगी। आपकी बात पर मैं बिल्कुल सहमत हूं कि बारिश के मौसम में आज से 5 साल या 6 साल पहले ऐसे माना जाता था कि सीमेंट के बोरियों के आवागमन के आंकड़े हैं वो निर्भर करता था बारिश के मौसम में कम। लेकिन पिछले 5 साल का अध्ययन मैंने किया है, मैंने अभ्यास किया है। 5 साल का अगर आप डेटा निकाल के देख ले तो जून से लेकर के सितंबर तक साल दर साल जो सीमेंट की बोरियों के आवागमन आंकड़े होते हैं वो साल दर साल ऊपर जा रहे हैं। और जो टेक्नोलॉजी की आपने बात की, तो पहले 21 दिन इंतजार करना पड़ता था वो स्लैब को सूखने के लिए, आज 24 से 48 घंटे में वो सूख जाता है और उसके ऊपर निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी भी बहुत आगे बढ़ चुकी है। 3 या 4 दिग्गज नाम है, अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा और ग्रासिम खरीदारी की सूची में। मझौली कंपनियों में हमारी खरीदारी की राय है दालमिया भारत, रामको सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, बिरला कॉर्प, इंडिया सीमेंट जैसी कंपनियां हैं जहां पर हमारी खरीदारी की राय है। और यहाँ पर भी डिप्टी जी, लागत खर्च को लेकर के पिछले वित्तीय वर्ष में शुद्ध मुनाफे के आंकड़ों में दबाव था, अब वो भी इतिहास हो चुका है।
ठीक है, तो ये कुछ सीमेंट काउंटर्स हैं जहां पर आपको रखनी है नज़र। पर आज जो है सभी ऑटो काउंटर्स पर भी नज़र रहेगी क्योंकि कल आएंगे सितंबर महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े। हालांकि हम बात करें पूरे महीने की तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को नहीं मिला क्योंकि श्राद्ध प्रतिपक्ष के दौरान जो है एटलीस्ट हिंदू लोग जो हैं वो नई बाइंग्स नहीं करते हैं और यही सब चीज़ें जो हैं शायद नंबर्स पर भी रिफ्लेक्ट हो। पर टू व्हीलर काउंटर्स में जो है सबसे ज़्यादा जोश देखने को मिल सकता है, वहाँ पर डिमांड काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ती हुई दिख रही है। साथ ही रूरल मार्केट से भी काफ़ी सपोर्ट है। हम कुछ दिनों से आइशो मोटर्स की बात कर रहे थे, वो स्टॉक पे आज नज़र रहेगी। पर आज इंटरेस्टिंगली यूबीएस की जो रिपोर्ट है हीरो मोटोकॉर्प पे, उन्होंने बिकवाली की राय अपनी बरकरार रखी है और साथ ही साथ ये भी कहना है कि जो मार्केट शेयर लॉस हो रहा है हीरो मोटोकॉर्प के लिए वो काफ़ी अच्छा नहीं है। इसके बजाय टीवीएस मोटर्स जो है गेन करता हुआ नजर आ रहा है मार्केट शेयर। एक बार आदित्य आपसे समझना चाहेंगे, हीरो मोटोकॉर्प हालांकि काफ़ी अच्छा इसका ब्रेकआउट भी रहा, स्टॉक में भी अच्छा मोमेंटम है, पर यहाँ पे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है हीरो मोटोकॉर्प के लिए? अगर इंट्राडे बेसिस पे या पोजिशनली थोड़ी वीकनेस आती है तो कौन से लेवल्स पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है? बिल्कुल, देखिए फ्राइडे को भी स्टॉक में गिरावट देखी और मुझे लगता है कि वो गिरावट थोड़ी-सी बढ़ सकती है क्योंकि स्टॉक 6000 का जो मेजर सपोर्ट है वो ब्रीच कर सकता है और कॉल राइटर्स भी यहाँ पे काफ़ी हावी हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक बेरिश नज़रिया बनाया जा सकता है और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 6120 का और जो थर्सडे का सपोर्ट था वो था 5932। एक बार वो ब्रीच होता है तो मुझे लगता है स्टॉक वापस एक इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है जो प्लेस्ड है 5830। तो स्टॉप लॉस है हमारे पास ऑन टारगेट भी है 5828 का और स्टॉप लॉस रहेगा 6120। इस हिसाब से एक शॉर्ट टर्म बेरिश नजरिया स्टॉक पे बिल्कुल बनाया जा सकता है। शॉर्ट टर्म बेरिश नज़रिया हीरो मोटोकॉर्प पे हालांकि थोड़े से लाल निशान में मार्केट्स के साथ खुलने की इसकी तैयारी है। पर आदित्य, क्या यहाँ पे कोई लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के ही मौके मिलेंगे? देखिए हीरो मोटोकॉर्प तो देखिए अगर आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा वीक दिख रहा है, इसके सामने एक बार एस्कॉट्स का चार्ट चेक कीजिए क्योंकि महीने दर महीने ट्रैक्टर्स की बिक्री में शायद 100% से भी ज़्यादा की बढ़त हो क्योंकि मानसून का पूरा पुश है, जो फार्मर्स का सेंटिमेंट है वो काफ़ी पॉजिटिव है। हालांकि स्टॉक में हो सकता है कि काफ़ी अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें प्राइस्ड इन हो क्योंकि पूरा पिछला हफ्ता जो है काफ़ी शानदार रहा है स्कॉट्स के लिए। पर कैसे आप देख रहे हैं इसका प्राइस एक्शन? क्या यहाँ पे हीरो शॉर्ट और एस्कॉट्स लॉन्ग ऐसी रणनीति बनाना सही होगा आदित्य? बिल्कुल, बहुत शानदार प्रदर्शन था एस्कॉर्ट्स का। 3750 से स्टॉक ने दौड़ लगाई 4400। बट मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा सा टाइम ले सकता है कंसोलिडेट करने के लिए एस्कॉर्ट्स। फिर दौड़ लगाएगा तो मुझे 1-2 दिन 3 दिन में एस्कॉर्ट्स में थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखता, बट थोड़ा टाइम लगा के स्टॉक वापस रन अप कर सकता है। बट एज ऑफ नाउ मैं कहूँगा कि लॉन्ग शॉर्ट थोड़ा टाइम दें। अभी मुझे एस्कॉर्ट्स में तेजी नहीं दिखती अनटिल अनलेस ये इम्पोर्टेंट इसका जो 4455 का रेजिस्टेंस है वो निकाले क्योंकि 4500 पे भी कॉल राइटर्स थोड़े से हावी है, इसलिए तेज गति से स्टॉक नहीं बढ़ सकता है शॉर्ट टर्म में, पॉसिबिलिटी है। तो इस हिसाब से हाल फिलहाल तो अभी मैं हीरो पे ही शॉर्ट रेकमेंड करूंगा। ओके, तो फिलहाल जो है हीरो मोटोकॉर्प पे ही आपके लिए ट्रेडिंग की राय आती हुई। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, शिवांगी शारदा। उनका भी स्वागत करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग शिवांगी, बताइए कहाँ पे है आप आज आपकी नज़र कौन से स्टॉक्स हैं आपके फोकस लिस्ट में? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा एफआईआईज़ का फंड फ्लोज रहा है, ऑयल प्राइसेस भी काफ़ी फेवर कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर मार्केट में थोड़ी बहुत सुस्ती है भी, तो भी हम देख रहे हैं कि डिप्स जो है वो अच्छी तरह से बाय इन होते हुए दिखेगी। तो यहाँ पे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा है टीवीएस मोटर। स्टॉक जो है लगातार हमने देखा है कि वीक ऑन वीक बेसिस पे बाइंग होते हुए नज़र आई है। पिछले 10 हफ्तों से कंसिस्टेंटली हमने देखा है अच्छी खासी लॉन्ग बिल्डअप भी हुई है स्टॉक में और स्पेशली हम देख रहे हैं अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस पे अच्छी तरह सपोर्ट लेते हुए भी घूम रहा है। तो अब यहाँ पे खरीदारी की सलाह है, मोमेंटम यहाँ पकड़ेगा फेस्टिव सीजन के अहेड भी। 3070 के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिखेंगे 2890 के एक स्टॉक के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा टाइटन पर।
यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी स्टेबल हम देख रहे हैं कि हायर जोन्स पे लग रही है स्टॉक और रोल ओवर्स जो है इस स्टॉक में काफी शानदार आए हैं। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी के मौके ढूंढें कोई भी छोटे डिक्लाइंस पे। अच्छे खासे हम देख रहे हैं कि बाइंग इंटरेस्ट भी सीजनैलिटी वाइज इन महीनों में काफी अच्छी तरह से वर्क करता है। तो 39.30 के एक टारगेट्स के लिए खरीदारी करें 37.10 के एक स्टॉक के साथ। ये तो दो स्टॉक्स यहाँ पे रखनी है नज़र, टीवीएस मोटर्स और साथ ही टाइटन। यहाँ पर शिवांगी की बाय कॉल आती हुई। पर चलिए अब आगे बढ़ेंगे और 9 बज चुके हैं। वक्त है चला है जानने का आज के नवरत्न स्टॉक्स और सीधे चलेंगे हमारे सहयोगी शरद के पास जो कि है इस पूरी लिस्ट के साथ तैयार। शरद जी बिल्कुल सृष्टि, सबसे पहले जो है आईडीएफसी फर्स्ट और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फोकस में रहेंगे। हमको इनके जो है मर्जर के बारे में पता है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात है जो एमलगमेशन डेट है वो 1 अक्टूबर से होने वाला और 10 अक्टूबर रिकॉर्ड डेट रहेगा जहां पे मर्जर होने वाली है। दूसरा स्टॉक रहेगा इंडसइंड बैंक। यहाँ पे ब्रोकरेजेस की भी कह सकते हैं एक टाइप से अपग्रेड आई है और बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है अब रीअपॉइंटमेंट सुमन कपतलिया जो एमडी और सीईओ बनेंगे अगले 3 साल के लिए। तो ये तो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है। एमजीएल की बात करें तो एलआईसी जो है अपनी स्टेक रिड्यूस करेंगे 9% से घटा के लगभग आप कह सकते हैं 6.4% रहेगा। अगले 3 स्टॉक्स के बारे में अगर जो मैं बात करूं वो आपका रहने वाला है लुपिन, जाइडस लाइफ और बाइकन। सबसे पहले लुपिन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे यूएसएफडीए का इंस्पेक्शन हुआ है पीतमपुर यूनिट में। इंस्पेक्शन क्लोज हो गया है, लेकिन देखा जाए तो उनका 3 ऑब्जर्वेशंस देखने आया है। जाइडस लाइफ को फाइनल अप्रूवल आ गई है प्रोस्टेट कैंसर ड्रग को लेके और ये ऑफकोर्स मार्केट बहुत बड़ा है, लगभग $870 मिलियन का, तो उस पर भी नज़र रहने वाला है। ये हमारा 5वां स्टॉक है जाइडस लाइफ। हमारा अगला स्टॉक जो रहेगा वो है बाइकॉन। यहाँ पे 4 ऑब्जर्वेशंस आए यूएसएफडीए द्वारा और इसके अलावा जो है हमारा मेटल स्टॉक्स पे फोकस रहेगा क्योंकि आयरन और आज सुबह 8% भाग गया। चीन में हाउसिंग सेक्टर को ढील के कारण जो है यहाँ पे मोमेंटम देखने मिला। जोमेटो की बात करें, हमारा 7वां स्टॉक, आकृति चोपड़ा रिज़ाइन करने वाली है और वो को फाउंडर स्टेटस उनका था, तो उसके कारण जो है ऑफकोर्स बहुत सारे पिछले 2 साल में सीनियर एग्जिट्स भी हुए, तो ये चर्न कह सकते हैं स्टार्टअप इंडस्ट्री में। हीरो मोटो, यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आई है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है, यहाँ पे कंपनी ने 370 बेसिस पॉइंट्स का मार्केट शेयर ईयर ऑन बेसिस पे लूज़ कर दिया है और अब जो है इंडिया का 2nd लार्जेस्ट बन गया है डोमेस्टिक 2 व्हीलर सेगमेंट में। इनका मार्केट शेयर है लगभग 23% का, पहले ये नंबर 1 था और होंडा ने इनको जो है पिछाड़ा है। आखिरी स्टॉक हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज, इस पे बात करें तो वरुण बेवरेजेस फोकस में रहेगा। HSBC की रिपोर्ट आई है, इनिशिएट बाई किया है, टारगेट प्राइस रखा है 780 रुपये प्रति शेयर का। भारत के बॉटलिंग रेस में जो है कंपटीशन देखने मिल रहा है और ये कंपनी जो है पेप्सिको जो उनकी ग्लोबल होल्डिंग कंपनी है उसका सबसे लार्जेस्ट और सबसे डिसरप्टिव कंपनी बन सकता है, ये HSBC की राय है। और आगे जाते हुए स्पीड और मार्केट शेयर में भी पकड़ आ सकता है, स्पेशली जो डिजिटल मार्केट इनिशिएटिव्स आ रहे हैं भारत के मार्केट को लेके। तो ये अहम 9 स्टॉक्स है जो आज हमारे 9 के नवरत्न की लिस्ट में आते हैं। शरद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच इस सारी की सारी डिटेल देने के लिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज आपको देखिए मार्केट के अंदर जो फ्रीज लेवल्स हैं, पहले मैं वो दिखा देता हूँ। निफ्टी के जो फ्रीज लेवल्स हैं उसमें 117 पॉइंट की गिरावट है, तो निफ्टी खुल रहा है अपने सपोर्ट एरिया पे, 26,000 का सपोर्ट एरिया है। बैंक निफ्टी में जो लेवल फ्रीज हुए हैं डाउन का वो है 277, 277 पॉइंट का, और उसका भी सपोर्ट पे ही ओपनिंग हो रही है, वो है 53,556 पे। तो 53,500 और 26,000। और निफ्टी के लिए चलो 200 पॉइंट का और छूट है क्योंकि 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट अभी भी खड़े हुए हैं और हल्के होंगे तो 200 पॉइंट और ड्रैग मार सकते हैं, तो 23,800 तक भी 25,800 तक भी काम चल जाएगा। तो कुल मिला के दोनों अपने सपोर्ट एरिया पे खुल रहे हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा और नीचे जाएगा तो दिक्कत कर ही करेगा, अदरवाइज वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरुआत में जितना गैप मिलना चाहिए, गैप डाउन मिलना चाहिए, उतना ही गैप डाउन मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी उथल पुथल हुई है, उसका इम्पैक्ट आना ही था और आ भी रहा है। ठीक, दूसरा पॉइंट, आज बढ़ने और गिरने वाले शेयर्स की अगर आप सूची चेक कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ बहुत क्लियर मिल जाएगी उसके अंदर कि आज ऑटो स्टॉक्स थोड़े प्रेशर में खुलेंगे, ऑटो और थोड़ा आईटी के अंदर भी। जैसे इन्फोसिस खुलेगा 1.5% नीचे, ऑटो में हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, ये दोनों शेयर्स दिखाना, दोनों के दोनों कमज़ोर खुल रहे हैं आज हल्के हल्के। ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन की मार्केट ब्रेथ है, इसको भी फायर करने की ज़रूरत नहीं है। ये जब 12,000 खुल जाएगा उसके 10 मिनट बाद करना। ठीक, अब आप जरा और दिखाइए, 2 शेयर और हैं जो आज आधे % गैप के साथ खुल रहे हैं। इनफैक्ट 3 शेयर बोल देता हूँ, SBI लाइफ
टाटा स्टील और HDFC लाइफ। तो सर्टेनली इंश्योरेंस वाला सेगमेंट ठीक है, ऑटो वाला सेगमेंट थोड़ा वीक खुल सकता है, थोड़ा बहुत प्रेशर आएगा आज IT कंपनीज पे। तो जहाँ जहाँ पर भी आपको देखना है वो मैं एरिया आपको नोटिस भी करवा रहा हूँ, ये सब पे ध्यान रखें आप। ठीक, अभी 1 मिनट के बाद मार्केट खुल जाएगा और कुछ बड़े शेयर्स भी मैं आपको नोटिस करा देता हूँ। जैसे माइनिंग वालों में से NMDC गैप के साथ खुलेगा 3%, वरुण बेवरेजेस 2.5%, मेदांता 2.5%। ये कुछ एक और शेयर हैं जो आज बड़े गैप के साथ खुल रहे हैं, 2-2, 3-3% तक का गैप है। और जो शेयर कमज़ोर खुल रहे हैं इसमें DB रियलिटी कमज़ोर खुल रहा है, मैक्स हेल्थ केयर कमज़ोर खुल रहा है, और ये कुछ एक शेयर्स हैं जो खुल रहे हैं आज थोड़ा कमज़ोर। मैंने थोड़ा और शेयर भी छांटे आपके लिए, जैसे आज टाटा केमिकल्स का गैप है 1% का, ये सुस्त शेयर है, पेशेंस टेस्ट करेगा बट आज गैप कर रहा है, तो थोड़ा ध्यान रहिएगा, आज एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्टिवनेस इसमें रह सकती है। और एक और शेयर भी है ABB, वो भी करीब 2% और बायोकॉन भी करीब 2% गैप के साथ खुल रहा है। आज हमारे एक मेहमान ने पीडीलाइट का एक शेयर दिया है, आदित्य ने दिया है, वो पीडीलाइट में आज साल का हाई भी टेस्ट करेगा खुलते ही। तो 2 सेकंड बाद मार्केट ओपनिंग होगी, ओपनिंग होना शुरू हो गई है, टिक्स आना शुरू, और उसमें पहला टिक 75 पॉइंट, 78 पॉइंट और बैंक निफ्टी का 150 पॉइंट है। तो 26,000 उसने बचाया, 53,500 उसने बचाया, जो मैं आपको सुबह लेवल्स बता रहा था। ओपनिंग हुई थी 526 की, 420 लगाया, ऊपर आ गया और उसने भी 26,000 बचा लिया। बस दोनों का आज के दिन भर का काम ही यही रहेगा, 26,000 बचाओ, वहाँ पे 53,500 को बचाओ, 53,500 बचा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो मार्केट ऊपर आने की कोशिश करेगा, 26,000 बचा रहेगा, मार्केट फिर ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो जब तक इन दोनों लेवल्स के नीचे नहीं जाता, एक्सट्रीम पावर या फिर थोड़ा बियर्स का दबदबा मार्केट में आएगा ही नहीं। अब देखिएगा ज़रूर, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सेलेक्टिव होकर काम करना। हाँ, इंडेक्स में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं। निफ्टी बैंक, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, इन्फोसिस स्क्रीन पे फटाफट से दिखाते जाओ प्रोड्यूसर साहब। आज थोड़ा आपने रिदम बदला है, आप सुबह सुबह चार्ट दिखा रहे हो, अभी तो 1 मिनट ही नहीं खुला, इस चार्ट में आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। अब चार्ट पर दिखाया करो सुबह। चार्ट तब बनता है जब कम से कम 10 मिनट तो निकले, तब आप दिखाओ चार्ट। ऐसी स्क्रीन रखो, यहाँ पे शेयर फायर करो, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ दिखाओ स्क्रीन पर आप, और दिखाओ HDFC बैंक, दिखाओ आप इन्फोसिस, दिखाओ आप TCS, दिखाओ आप HUL और एक LNT। 5-6 शेयर फटाफट से फायर करते जाओ, ताकि आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाए कि मार्केट में वेटेज वाले शेयर इस समय क्या कर रहे हैं। ठीक है, HDFC लाल निशान में, रिलायंस लाल निशान में, TCS इन्फोसिस दिखाना लाल निशान में, इन्फोसिस भी लाल निशान में ही है, मैंने तो सुबह देख लिया वो। अब जरा HUL और LNT और दिखा दो, HUL और LNT ये और दिखाओ, HUL और LNT, ठीक, तो आप देखेंगे वो भी आपको लाल निशान में ही अमूमन दिखेंगे। 87 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है, अब 90 पॉइंट की गिरावट है, 250 पॉइंट की गिरावट अब बैंक निफ्टी पे आ चुकी है। जिस चीज़ का अटैम्प्ट लेने के लिए था कि भी हम इसको सपोर्ट को बचा लेंगे, वो अटैम्प्ट आपको भले एडवांस डिक्लाइन अभी भी थोड़ा ठीक दिख रहा हो, लेकिन वैसी कोई प्रॉब्लम वैसा कुछ दिख नहीं रहा बाजार के अंदर। आज बाजार थोड़ा सा वीक हैंड्स में। एक और चीज़ दिखाता हूँ, शुरुआत में 6% इंडिया विक्स ऊपर है, इंडिया विक्स दिखाना 6% ऊपर, हालांकि 13.5-14 के आने के बाद ही कंसर्न पैदा करेगा। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टूट गया था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इसने सारी अच्छी खबरों को डिस्काउंट कर दिया था। आज करीब 6% आपको इंडिया विक्स स्टार्टिंग में ऊपर दिख रहा है। अगर ये मेंटेन रहा, ये 10% तक भी जा सकता है और ये बाजार को और ड्रैग मरवा सकता है और नीचे लेके आ सकता है। करीब 250 पॉइंट की बैंक निफ्टी के अंदर अभी आपको नुकसान देखने को साफ साफ मिल रहा है। अब आ जाते हैं जरा टॉप गेनर लूजर पे, जल्दी जल्दी दिखाते जाइएगा, फिर हीट मैप हम लेंगे। तो आज के जो टॉप गेनर्स हैं उसमें JSW स्टील, हिंडाल्को है, टाटा स्टील है। तो मेटल्स का पैक ठीक है अभी भी, तो मेटल्स के शेयर आपको ठीक दिखेंगे। सेक्टोरियल भी हम मेटल इंडेक्स अभी आपको दिखा देंगे, लेकिन आप JSW स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील को स्क्रीन पर फटाफट फायर करते जाओ। ठीक है, ये सारे के सारे शेयर्स हैं। ऑयल मार्केटिंग में BPCL, HPCL, IOC, उसमें BPCL सबसे बढ़िया है। तो BPCL आप देख सकते हैं आज भी हरे निशान में दिखेगा आपको। NTPC भी शेयर पे भी ध्यान रखिएगा, ये अच्छी गुड न्यूज़ के साथ चल रहा है। और NTPC ग्रीन का शेयर भी मार्केट में तैयारी आ रहा है IPO के लिए, तो इसका भी एक इम्पैक्ट है जो 1.5% करीब आपको ऊपर दिखेगा। कमज़ोर शेयर हीरो मोटोकॉर्प, जैसे आपको सृष्टि बता रहे थे कि पितृपक्ष के अंदर हो सकता है कि बार सेल्स डाउन आएंगी, तो आज है 30 तारीख, नंबर आना शुरू होंगे कल से, कल और परसों 2 दिन नंबर आएंगे। ठीक है, तो हीरो मोटोकॉर्प थोड़ा नीचे है। इसके अलावा इन्फोसिस, M&M में भी आज आपको गिरावट शुरुआत में देखने को मिल रही है। आज साल का हाई किसने टेस्ट किया है? हिंडाल्को ने किया, JSW स्टील ने किया, अपोलो हॉस्पिटल ने किया है साल का हाई टेस्ट, NTPC ने किया है, BPCL ने किया है। आज इन्होंने अपने साल का हाई टेस्ट कर दिया, इनकी 52 वीक हाई इन्होंने आज अपना टेस्ट कर दिया।
तो मोटा मोटी मैंने शेयर्स आपको स्टार्टिंग के बता दिए। एनएमडीसी में स्पीड थोड़ी और बढ़ी है, अब ये 4% ऊपर आ चुका है। ध्यान होगा एनएमडीसी हमने आपको रोल ओवर करवाया था अक्टूबर सीरीज़ के अंदर, ये कहते हुए कि शेयर को आप ज़रूर आगे बढ़ा देना। पॉलिसी बाजार 2% ऊपर, टाटा केमिकल्स 2% ऊपर हो चुका है। एक ठंडा पड़ा हुआ सुस्त शेयर आज ज़्यादा गर्म आपको दिख रहा है। मैंने आपको सुबह भी नोटिस कराया था, ये पेशेंस टेस्ट करने वाला शेयर है, लेकिन 1% गैप के साथ खुल रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कोलपाल, बीएससी, ये कुछ और शेयर्स हैं जो 2% ऊपर खुल रहे हैं। अब जरा हीट मैप पे आ जाएं, हीट मैप दिखाते जाइएगा जरा, मैं भी आपको बताता जाऊँगा, कुछ अपने अपनी तरफ से भी फायर करना। सबसे पहले आप ऑयल एंड गैस वाला सेगमेंट दिखाओ, जिसमें एनर्जी सेगमेंट है, ऑयल एंड गैस के नाम से एक एनर्जी सेगमेंट भी दिखाना, ऑयल एंड गैस और एक एनर्जी सेगमेंट भी दिखाना। हाँ, तो ये निफ्टी का हीट मैप आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलो इसी से आप देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा। एनटीपीसी एनर्जी का है, आपको बीपीसीएल ऑयल एंड गैस का दिखेगा। तो आपको ऐसे 2-2, 3-3 शेयर आपको दिखेंगे और हीट मैप से ही पता लग रहा होगा आपको कि 2 सेगमेंट 3 सेगमेंट कौन से हैं। आपको आज ना थोड़ी सी अपनी एनर्जी लगानी है ऑयल एंड गैस वाले शेयर्स को चेक करवाने में या करने में, वहाँ पे तरफ देखने में। दूसरा थोड़ा एनर्जी वाले काउंटर्स की तरफ चेक करना, थोड़ा मेटल्स काउंटर्स ठीक होंगे आज सरकारी कंपनी का इंडेक्स भी ठीक रह सकता है। ठीक है, तो आप फायर करते रहिए। बैंक निफ्टी दिखाइए, बैंक निफ्टी का हीट मैप, लेकिन मैं वैसे ही बता देता हूँ साथ साथ आपको। ये मेटल इंडेक्स है, इसमें अमूमन आपको सारे शेयर हरे दिख रहे हैं। ठीक है, सेल, मॉयल, जेएसडब्ल्यू स्टील बकायदा में 1.5-2% तक की बढ़ता है। बैंक निफ्टी आज ठंडा होगा और इनफैक्ट मैं बोलूँगा आज फाइनेंस भी ठंडा होगा, ना केवल बैंक निफ्टी ठंडा है बल्कि आज फाइनेंस भी ठंडा है। तो वो शेयर आज थोड़े आपको प्रेशर में रहते हुए देखेंगे, ज़्यादा एनर्जी में सब मत लगाना। एक रियल एस्टेट का इंडेक्स भी दिखाना, ऑटो का इंडेक्स भी ठंडा होगा, जैसे मैंने शुरुआत में बताया सेल्स के नंबर आएंगे और मार्केट से ये चेक करना चाहता है कि पितृपक्ष का कितना इम्पैक्ट आया, इसलिए उससे पहले कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं देगा। ये आप देखो रियल एस्टेट अमूमन आपको सारे शेयर्स गिरावट के अंदर दिखेंगे। ऑल्दो एक खबर आई थी, अच्छी खबर थी पॉलिसी रिगार्डिंग, बट उसका खास इम्पैक्ट अभी ना बॉम्बे ना ही नॉन बॉम्बे वाली कंपनीज पर आपको देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी बिल्कुल साइडवेज है। तो आज आपको जहाँ ध्यान नहीं देना वो है फाइनेंस, जहाँ ध्यान नहीं देना वो आईटी, वहाँ पे ज़्यादा मेहनत मत करना। रियल एस्टेट में ज़्यादा मेहनत मत करना। ये सारे शेयर्स थोड़े आज साइडवेज हैं। जहाँ पे मेहनत करनी है वो है एनर्जी, वो है ऑयल एंड गैस, वो है काफ़ी हद तक सरकारी कंपनीज, जिसमें सीपीएससी वाली कंपनी यानी कि बड़ी कंपनी सरकार की, या फिर आप पीएसयूज भी ले सकते हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाली कंपनीज। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग आपको प्ले मिलेंगी, यहाँ पर आपको दम दिखेगा। जो साइडवेज रहेगा वो रहेगा एफएमसीजी, वो थोड़ा साइडवेज रह सकता है। ये मैंने आपको सेक्टोरल चर्निंग करके भी आपको रफ में बता दिया है। तो ये कुछ एक ओपनिंग का मसाला आपके सामने हमने रखा। 100 पॉइंट की गिरावट इस समय आपको निफ्टी पे दिख रही है, इसलिए मैं कह रहा था एडवांस डिक्लाइन को मत देखना आज शुरुआत में, आप थोड़ा पहले रिदम देखो। विक्स बढ़ा हुआ है और चीज़ों को थोड़ा करेक्ट होना था, वो हो रहा है। 109 पॉइंट है, 26,000 अभी बचा हुआ है और 53,500 बचा हुआ है। 53,500 के नीचे जाते ही बैंक निफ्टी थोड़ा और क्रैक ला सकता है, बट इसकी आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। 53,500 के नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर थोड़ा दिक्कत और बढ़ाएगा बैंक निफ्टी। तो बाजार में कमजोरी शुरुआत के बाद थोड़ी सी बढ़ रही है। निफ्टी में जो गिरावट है वो हो गई है 100 अंकों से ज्यादा की, करीब 120 पॉइंट नीचे, और निफ्टी बैंक है करीब 325 अंक नीचे। हालांकि अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो को देखेंगे तो वहां पर करीब बराबरी का मामला है, लेकिन इंडेक्स में कमजोरी इस वजह से है क्योंकि आप जो बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं, रिलायंस हो गया, आईसीसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस, ये वेटेज बढ़ा रखते हैं और ये सारे के सारे शेयर आज आपको नीचे कारोबार करते हुए दिखेंगे। तो हमारे दिग्गजों की नजर कहां पर है, एक्सपर्ट्स आपके लिए कहां पर कमाई के ट्रेड खोज रहे हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। और शुरुआत शिवांगी आपसे करेंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए आपका ओपनिंग ट्रेड क्या है, क्या स्पॉट किया आपने? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैंने यहाँ पे पिक किया है टाटा स्टील। हम देख रहे हैं कि एक मेटल बैंक में काफ़ी अच्छा एक्शन है एंड स्ट्रेंथ के साथ ही हमें बने रहना है। पिछले लगभग हमने देखा है 6 हफ्तों की कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद काफ़ी अच्छी फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रही है। तो ये शॉर्ट कवरिंग मूव जो है वो ड्राइव करने वाली है ये स्टॉक को। नेक्स्ट टारगेट्स जो है वो 175 175 के बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, और उसके लिए खरीदारी की सलाह है 165 के एक सपोर्ट के साथ। ठीक है, टाटा स्टील में तेजी करिए, 165 का सपोर्ट है। देखिए
जो टारगेट हो रहे थे ना वो अब सपोर्ट बन गए हैं टाटा स्टील के लिए। 169 रुपए के आसपास शेयर आकर ट्रेड कर रहा है। और अगर आप निफ्टी के मेटल इंडेक्स को देखेंगे तो करीब छठे सातवें सत्र में लगातार हम मजबूती देख रहे हैं और 1.5% की मजबूती के साथ 10,200 के ऊपर है, रिकॉर्ड हाइस पर है मेटल इंडेक्स। और वजह यह कि चाइना से जो स्टिमुलस मेजर्स लिए जा रहे हैं वहां पर वो सपोर्ट कर रहे हैं। और एक और चीज है कि आयरन ओर के जो प्राइसेस हैं वो विदेशी बाजारों में बढ़ रहे हैं और उसके चलते हम देख रहे हैं कि एनएमडीसी का शेयर भी आज बस कर रहा है। तो मेटल से ही आपके लिए ट्रेड निकल के आएंगे, जो ट्रेंड है उसके साथ ही जाने में समझदारी भी है। आदित्य, आप बताइए आपकी नजर कहाँ गई है, क्या खरीदना है अभी? देखिए मेरे बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं है क्योंकि जैसे शो के शुरुआत में मैंने एक नेगेटिव नज़रिया रखा था बाजार पे, तो मुझे लगता है कि बाजार थोड़ा सा और करेक्ट कर सकता है यहाँ से। मेरा कोई बाय के साइड ट्रेड नहीं रहेगा बट सेल के साइड एक ट्रेड बनाया जा सकता है। बैंक निफ्टी पे एक शॉर्ट का व्यू बना सकते हैं 53,865 पे। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 54,100 का और टारगेट रहेंगे 53,500 से लेके 53,300 के। ठीक है, 53,500 पर तो ऑलरेडी आदित्य हम निफ्टी बैंक को देख रहे हैं। 53,300 मतलब बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर आपके लिए मौके नहीं बनेंगे, लेकिन 54,100 के स्टॉप लॉस के साथ निफ्टी बैंक को शॉर्ट आप कर सकते हैं। फ्यूचर्स की एक बार प्लेट जरा आप लेकर आएगा, उससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रशांत हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। प्रशांत, आप बताइए बाजार में कमजोरी और निफ्टी में, निफ्टी बैंक में, दोनों में ही हम गिरावट देख रहे हैं। आपकी नजर कहां पर गई है? क्या मेटल, प्रॉपर्टी, इन स्टॉक्स पर भी आपकी भी नजर है? तो अभिषेक जी, जैसे मैंने कहा था कि शुरुआत में मैं निफ्टी बैंक में डिप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बस यहाँ पे मेरा ध्यान होगा अगले 2 से 3 दिनों के लिए। मैं हालांकि आप एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से शॉर्टेड कर सकते हो, बट मेरी जो ओवरऑल नजरिया है वो एक लॉन्ग का है। तो मैं वेट करूंगा पिछले लेवल्स पे बैंक निफ्टी आए, वहां से मैं बाय करूं। वो लेवल जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ वो होंगे 53,000 के आसपास, 52,800, 52,800 से लेके 53,000 इस जोन में स्पॉट आए। वहां से अगर बाउंस आए तो मैं डेफिनेटली एक बाय के लिए वेट करूंगा। और जहां तक अभी की राय है तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल सारे ही स्टॉक्स में एक स्लविश वो नजर आ रही है, यानी कन्विक्शन कहीं नहीं दिख रहा है। तो मैं थोड़ा वेट करूंगा। अगर आपको डिफेंसिव सेक्टर्स में जाना है तो एक बेहतर तरीका होगा कि आप ब्रिटानिया, आईटीसी या टाटा कंज्यूमर इन जैसे स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करो। अगर हम आईटीसी को देखें तो 523 पे ट्रेड कर रहा है 523। मैं यहाँ पे एक टाइट स्टॉप लॉस करीबन 515 के 10 नीचे क्लोजिंग बेसिस रख के लॉन्ग जाऊंगा। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा इंडेक्स बैलेंसिंग के हिसाब से हम 535, 540 तक के लेवल देख सकते हैं। बट बाकी सभी जगह मेरी वेट एंड वॉच की रणनीति है। लेकिन आपके लिए आईटीसी में मौके बन सकते हैं। आईटीसी का शेयर चला हुआ है, 540 रुपए का टारगेट और 510 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको खरीदना है। अच्छा प्रशांत जी, अगर आप एफएमसीजी स्टॉक्स को अगर चेक कर रहे हैं तो उसमें जरा आप कोलगेट को लेकर भी व्यू दीजिए, क्योंकि हमने देखा कि 3600 के आसपास सपोर्ट लेकर शेयर फिर से चल रहा है, 3800, 3850 की रेंज में पहुंच गया है, लगातार तेजी इसमें भी है। तो यहाँ पे मेरी राय अभिषेक जी बहुत हमेशा कायम रहती है। वो ये रहती है कि इस स्टॉक को ट्रेड नहीं करना चाहिए, यहाँ पे पोर्टफोलियो बेस ठीक होना चाहिए। यहाँ पे जब भी कोई भी गिरावट है आप ऐड कीजिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो हर बार इसने आउट परफॉर्म किया हुआ है। काफी लोग इसको इग्नोर करते हैं प्राइस वाले की वजह से, पर मुझे लग रहा है कि जितना आप अलोकेट करना चाहते हो पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो वो आप कर सकते हो। और फिलहाल इस लेवल पे मैं चेंज नहीं करूंगा, बट कोई भी डिप इसमें आए 3,750, 3,700 के जोन में तो फिर से इसको ऐड किया जा सकता है। तो ये लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो बेस्ड अप्रोच रखके स्टॉक को रखना चाहिए, ट्रेडिंग के हिसाब से इसको नहीं देखना चाहिए। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए ना देखिए, आप पोजिशनल व्यू ले सकते हैं या फिर थोड़ा लंबी अवधि के लिए रखिए। कोलगेट वैसे भी मतलब मल्टीनेशनल है, बढ़िया सेफ स्टॉक है, तो अप्रोच वही होना चाहिए आपके लिए। अच्छा शिवांगी, एक बार जरा आप हीरो मोटो को लेकर व्यू दीजिए। लगातार 5वें सत्र में हम ऊपरी स्तरों से हीरो मोटो में गिरावट देख रहे हैं और जैसे कि चर्चाएं हो रही कि ठीक है अब फेस्टिव सीजन भी शुरू हो गया है, श्राद्ध खत्म होने के कगार पर है, क्या अपने सपोर्ट्स के आसपास है और क्या इसमें कॉन्ट्रा बाइंग करनी चाहिए या फिर प्रेशर आप और बिल्ड होते हुए देख रही हैं?
जी बिल्कुल अभिषेक जी, अगर हम इस स्पेस की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली टीवीएस मोटर एक बेटर स्टॉक है यहाँ पे, और मेरी फोकस ज़रूर वहीं पे रहेगी। स्टॉक टीवीएस मोटर में हमने देखा है कि कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिली है। एक ज़रूर हायर ज़ोन्स पे कंसोलिडेशन होते हुए दिख रहा है, बट इस सीरीज़ में हमने देखा है कि अच्छी खासी रोल ओवर हुई है। तो ड्राइव ज़रूर होते हुए दिखेगा ये स्टॉक, तो यहाँ पे नज़र है, इसको बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति हमें अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति जो है अपनानी है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी है, पर कोई स्टॉप लॉस शिवांगी यहाँ पे? जी बिल्कुल, अगर हम टीवीएस मोटर के लेवल्स की बात करें यहाँ पे, तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है करीबन 2800। 2800 का लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और अपसाइड जो है वो हम 3000 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप अपनाइए टीवीएस मोटर्स में भी, और हीरो मोटोकॉर्प जैसा कि हम शो के पहले भी चर्चा कर रहे थे कि शायद आज थोड़ी वीकनेस ज़रूर दिखाए रिपोर्ट्स के भी दम पे, और साथ ही हम देख भी रहे हैं कि थोड़ा सा मार्केट शेयर लॉस ज़रूर हुआ है। अपना जो पहला पद था मार्केट शेयर गेन, मार्केट शेयर होल्ड करने का, अब वो फिसल के सेकेंड नंबर पर आ गए हैं, तो थोड़ा जी हाँ इम्पैक्ट उससे ज़रूर होता है, और हम देख भी रहे हैं स्टॉक प्राइस में भी उस तरीके का एक्शन है। पर गौरांग जी, एक चीज़ आपसे ये समझनी थी कि देखिए जिस तरीके से चाइना रीओपनिंग की बातें हो रही हैं, डेटा आ रहा है, पॉलिसी सपोर्ट है, ऐसे में हम मेटल काउंटर्स में तो चाल देख ही रहे हैं, पर गौरांग सर, बाकी अन्य काउंटर्स पर भी या सेक्टर्स पर भी नज़र रखनी है क्या, जो कि चाइना थीम से रिलेटेड है? अगर कुछ नाम जो कि मेरे दिमाग में आ रहे हैं, सेलेक्ट केमिकल काउंटर्स, शायद बैटरी मेकिंग कंपनीज, जहां से सेंटिमेंट अगर उस मार्केट में इम्प्रूव होता है, तो क्या उसका थोड़ा रब ऑफ इम्पैक्ट भारतीय बाजारों में या भारतीय शेयरों पर भी आ सकता है गौरांग जी? तो सकारात्मक असर सृष्टि बिल्कुल पड़ सकता है। स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स जैसी कंपनियां हैं। आपने बैटरीज की बात करी तो हमारा राजा मोबिलिटी और एक्साइड इंडस्ट्रीज है। लेकिन सृष्टि, एक चीज देखना बहुत ही अनिवार्य होगा। देखिए, पहले तो चाइना से जो खबरें आती हैं उस पर आप कितना विश्वास करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी देश अगर स्टिमुलस या क्वांटिटेटिव ईजिंग करता है तो एक चीज ये ध्यान में रखनी चाहिए कि उसकी भी कुछ कीमत आपको चुकानी पड़ती है, और आप किस हद तक स्टिमुलस या फिर क्वांटिटेटिव ईजिंग करते हैं और उसका असर आपकी अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से पड़ेगा, और खास करके आपके देश की मुद्रा पर किस तरीके से पड़ेगा। तो अ, असर इसका अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए चाइना में प्रयास बहुत सारे किए जा रहे हैं और किए गए थे भी पहले भी। लेकिन किस प्रकार से वो उभरता है और अर्थव्यवस्था कैसे सुधरती है, वो देखना अनिवार्य होगा। एक क्षेत्र जो मुझे लग रहा है कि शायद धातु क्षेत्र पर तो हमने टिप्पणी पहले ही कर दी, लेकिन स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल्स मेरे ख्याल से यहाँ पर ध्यान देना अनिवार्य होगा। और ये क्षेत्र ने, अगर आप देखें तो रुझान के मामले में थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस हमने देखा है, और शायद हमें लग रहा है कि चाइना प्लस वन, यूरोप प्लस वन, जो महामारी के बाद एक नया नियम पूरे विश्व भर के देशों ने अपनाया था, उसका एक सकारात्मक असर स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स पर पड़ सकता है। शुक्रिया अपना टेक देने के लिए। पर सर, जब आपने अपना टेक दिया ही है स्पेशलिटी और एग्रोकेमिकल स्पेस पर, शायद एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, या इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर हो सकता है इस पूरी रीओपनिंग थीम से, तो सर अपनी टॉप बेट्स भी बता ही दीजिए कि कहाँ पर आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो सकता है, या फंडामेंटली चीज़ें भी इम्प्रूव हो रही हैं? बिल्कुल अनिवार्य होगा, ये प्रश्न पूछा है तो फिर क्षेत्र के ऊपर टिप्पणी तो कर ही दी। तो नाम भी है, करीबन 5 या 6 नाम है सृष्टि इस क्षेत्र में। पिडिलाइट है, पीआई इंडस्ट्रीज है, विनती ऑर्गेनिक्स है, यूपीएल है, आरती इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां हैं जो खरीदारी की सूची में। और एक बात ये भी कहना चाहूंगा सृष्टि की, काफी सारी इन सब कंपनियों ने पिछले 2 साल में या 3 साल में बहुत सारे रुपए इन्होंने निवेश किए थे R&D में, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए और अपनी जो उत्पादन क्षमता है उसको भी बढ़ाने के लिए।
जी हाँ, और कई सारी कंपनीज ने केपेक्स भी प्लान किए थे। अब देखिए शायद उनके नंबर्स पर भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो। बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग जी अपना टेक देने के लिए। तो चलिए इस थीम पर ज़रूर नज़र रहेगी। स्पेशलिटी और एग्रो केमिकल प्लेस में कई सारे काउंटर्स हैं जो कि टॉप बेट्स में है गौरांग जी की तरफ से। साथ ही साथ आज मैं प्राइस एक्शन भी कुछ एक काउंटर्स का नोट कर रही थी जो कि केमिकल क्षेत्र से हैं। उनमें से टाटा केमिकल्स जो है आपको एफएनओ की टॉप गेनर की लिस्ट में दिखेगा। हालांकि ये स्टॉक भी काफ़ी वॉलेटाइल है, इस पे भी हमने कई बार चर्चा की है कि जब ऐसा लगता है कि टाटा केमिकल्स में अच्छा मूव एक्सपेक्टेड होगा वहीं से स्टॉक जो है एक यू टर्न मार लेता है। काफ़ी न्यूज़ फ्लो ड्रिवन काउंटर भी है। एक बार प्रशांत आपसे समझना चाहेंगे, खुलने के बाद 2% की जो तेज़ी है उसको होल्ड करके रखा हुआ है, कैसे देख रहे हैं आप टाटा केमिकल्स का चार्ट और कितना भरोसा करें यहाँ पे इस मूव में? तो यहाँ पे मेरी सलाह होगी कि आपने जो लास्ट क्वेश्चन पूछा है कितना भरोसा करें, तो वो भरोसा कायम होने के लिए आपको 1100 के लेवल के ऊपर क्लोज होना होगा, करीबन 1110। इस लेवल के ऊपर आपको क्लोजिंग मिल जाए तब मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली उस मूव को ट्रस्ट कर सकते हो। 1110 क्लोजिंग के ऊपर बाय कीजिए, स्टॉप लॉस रखेंगे 1090 1090 और वहां से आप एक बार 1110 के ऊपर क्लोज हो, आप टारगेट रख सकते हो करीबन 1150 से लेके 1180 तक। ओवरऑल ये जो लेवल होगा वो मोमेंटम और ट्रेडिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो मैं वेट करूंगा वन क्लोज अबाउट 1110। ठीक है, 1110 के जो है यहाँ पर आप लेवल्स जो हैं आते हुए देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिए, थोड़ा स्टॉक ये वॉलेटाइल भी है, बट इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अतुल लिमिटेड, एसआरएफ जैसे काउंटर्स भी जो हैं एक अच्छा मूव दिखा रहे हैं, तो इस स्पेस पे आप ज़रूर नज़र रखें। इसके अलावा आज कुछ आईटी काउंटर्स भी निचले स्तरों से अच्छा रिकवर हुए हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा रिकवरी तो नहीं है, पर धीरे धीरे करके ऊपर आने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। वन ऑफ द टॉप गेनर्स एफएनओ में है एलटीआई माइंड्री। एक बार शिवांगी आपसे समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप इसका मूव, क्योंकि खुलते से ही स्टॉक में एक मोमेंटम आया, उसको होल्ड भी कर रहा है। क्या एलटीआई माइंड्री फिलहाल पसंद आ रहा है शिवांगी आपको, या फिर कोई अन्य आईटी काउंटर? जी बिल्कुल, आईटी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि एक पुल बैक मूव ज़रूर देखने को मिल रहा है। एलटीआईएम की भी अगर हम बात करें, यहाँ पे एक अच्छे शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है। बट मेरा यह मानना है कि हम थोड़ा और वेट एंड वॉच करें इस स्पेस में, क्योंकि मार्केट्स जो है वो थोड़े बहुत कंसोलिडेटिव मोड में है। ऐसे में मेरा फोकस एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर्स में है। एमसीएक्स एक अच्छे लेवल्स पे होल्ड करते हुए दिख रहा है। तो मेरा यह मानना है कि थोड़ा हम सेक्टर रोटेशन करें। आईटी स्टॉक्स में थोड़ा वेट एंड वॉच का नजरिया रहेगा। तो आईटी काउंटर्स पे थोड़ा वेट एंड वॉच करें। हालांकि एलटीआई माइंड्री में मूव अच्छा है, पर थोड़ा सा आप इस आईटी स्पेस में थोड़े समय का वेट करें और उसके बाद ट्रेड लें। पर फिलहाल के लिए एमसीएक्स शिवांगी ने अपनी तरफ से हाईलाइट किया, जहां पे प्राइस एक्शन अच्छा बनते हुए दिख रहा है, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। शिवांगी, कोई स्टॉप लॉस और लेवल्स आप बताना चाहेंगे एमसीएक्स के लिए, आप एक बार रिपीट कर दीजिए, शायद मैंने मिस कर दिया हो तो। जी बिल्कुल, एमसीएक्स की अगर हम लेवल्स की बात करें, नेक्स्ट पूरी तरह से 6000 की तैयारी कर रहा है ये स्टॉक, बट इमीडिएट टारगेट जो है वो 5950 के बनते हुए दिखेंगे और 5630 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रख सकते हैं। ये स्टॉप लॉस शिवांगी की तरफ से। पर चलिए एक बार फिर से बाजारों पे नज़र डाल लें। हालांकि निफ्टी बैंक जो है अभी भी 360 अंकों की जो है गिरावट दिखा रहा है, कोई भी ज़्यादा रिकवरी नहीं है वहाँ पे। और इसके सामने आप देखेंगे तो निफ्टी 50 में 130 अंकों की फिलहाल गिरावट है। एक सिर्फ मेटल पैक ही है जो कि शानदार तरीके से चमकता हुआ दिख रहा है। देखिए कई सारे काउंटर्स के ब्रेकआउट, चाहे वो वेदांता हो, टाटा स्टील हो या फिर नैल्को जैसे काउंटर्स हो, इन सभी के ब्रेकआउट्स जो है हमारे एक्सपर्ट्स ने लगातार हाईलाइट किए हैं पिछले 1 से 2 हफ्ते में। आप पीछे जाके रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं किस तरीके से हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने मेटल की इतनी शानदार रैली को कैच किया है, और उम्मीद है कि इससे आपका भी फायदा ज़रूर हुआ होगा। इसके अलावा कुछ एक डिफेंसिव पैक में भी एक्शन है, जैसे कि हमारे कुछ एक्सपर्ट्स आईटीसी जैसे स्टॉक्स भी हाईलाइट कर रहे थे, बट आज फिर से टाटा कंज्यूमर्स जो है उभरता हुआ नजर आया है। पिछले हफ्ते की खबर थी कि जो है सॉल्ट के दाम बढ़ाए गए हैं, उस दिन भी एक एक्शन था। एक बार प्रशांत, टाटा कंज्यूमर्स आप चेक करेंगे कैसा दिख रहा है चार्ट्स पे, क्या यहाँ पे अभी भी पॉजिटिव नजरिया बरकरार है?
तो यहाँ पे निफ्टी जस्ट कुछ देर पहले ही मैंने इस स्टॉक पे राय दी थी कि मुझे लग रहा है कि जो डिफेंसिव सेगमेंट है एफएमसीजी, उसमें आईटीसी हो या ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं कुछ दिनों के लिए। अगर हम स्पेसिफिक टाटा कंज्यूमर के बारे में बात करें तो एक रेंज बाउंड स्टॉक है, कंसोलिडेट हो रहा है। और बट एक चीज जो नजर आ रही है वो ये है कि 1190 1200 जोन के ऊपर प्राइस एक्सेप्टेंस नजर आ रहा है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होगा वो करीबन आप रख सकते हो 1185 1185 पोजिशनली, और वहां पे 80-85 के बीच में। और आपका टारगेट होना चाहिए सबसे पहला रेंज के ऊपरी लेवल जो है करीबन 1240, और एक बार 1240 के ऊपर जाए तो डेफिनेटली आप हायर लेवल्स पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या मार्केट्स में अगर आप वापस से नज़र डालेंगे तो 150 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है और हम 26,000 के बिल्कुल दरवाजे पे आके खड़े हो गए हैं। 26,030 का लेवल चल रहा है। लेवल के हिसाब से निफ्टी बैंक 53,431 है, इसने 500 तोड़ा हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा नीचे ड्रैग भी नहीं कर रहा है, ज़्यादा ड्रैग नहीं कर रहा है। हाँ, बट हाँ फिर भी गिरावट आपको निफ्टी के अंदर दिख रही है। 6% इंडिया विक्स, मैंने आपको सुबह बता दिया था कि इंडिया विक्स आज अगर चलने पे आ गया और थोड़ा और गिरावट एक्सटेंड करता है तो ये 10% तक भी ऊपर आ सकता है। आज 6.5% तो भी इंडिया विक्स आपको ऊपर दिख ही रहा है। ओके, बड़ी बात नहीं, आ भी सकता है। हाँ, दूसरा पॉइंट, अगर आज पहले 5-6 बड़े शेयर आप ज़रूर चेक कर रहे होंगे तो उन सब में से किसी में भी मेरे को कोई बहुत मेजर रिवर्सल एज सच नहीं दिख रहा। अभी भी मैं देख पा रहा हूँ हीरो मोटो का बकायदा 3% है, इसमें कोई रिवर्सल नहीं आया। आईसीआईसीआई बैंक 1.5%, कोई रिवर्सल नहीं आया, और ज़्यादातर शेयर्स आपको दबाव में ही दिख रहे होंगे। ठीक है जी, सिलेक्शन वाले शेयर्स में से थोड़ा एक टाइटन को चुन लेता हूँ मैं। टाइटन आज 0.5% ऊपर है। गोल्ड के प्राइजेस ठीक है, सामने फेस्टिवल सीजन्स खड़ा है पूरा, फिर शादियाँ भी शुरू हो जाएंगी नवंबर एंड के बाद। जब चौमासा यानी कि चतुर्मास ख़त्म हो जाएगा तो ये अगला 2, 2.5, 3 महीने गोल्ड की कंजम्पशन को लेकर टाइटन एक अच्छा प्ले हो सकता है। एक बार आपकी रिकमेंडेशन प्रशांत सावंत, उसके शिवांगी पे आएंगे 2-4 शेयर्स के लिए। तो रिपीट अगर हम टाइटन पे देखें तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली यहाँ स्ट्रेंथ नजर आ रही है, और करीबन हम 3,850 के लेवल पे आ चुके हैं ऑलरेडी, जबकि मुझे लग रहा है हम यहाँ से कंफर्टेबली 3,900 का लेवल भी देख सकते हैं। एक अहम चीज जो होगी, पिछले 2 दिनों में जब हमने 20 दिनों के एवरेज पे डिप ली थी, तब आप देखिए कि वहां से जो प्राइस टेक ऑफ हुई है वहां वॉल्यूम्स इंक्रीज होते गए। तो डेफिनेटली अगर इस तरह की स्ट्रेंथ नजर आ रही है तो यहाँ से कंफर्टेबली हम 3,900 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3,820 के आसपास एक स्टॉप लॉस बना के हम लॉन्ग रह सकते हैं। ठीक है शिवांगी, इस पूरी सीरीज़ के लिए मैं एक्साइड इंडस्ट्रीज़ को प्लस करना चाहता हूँ। एक बार जरा आप चेक कर लेंगे, एक्साइड इंडस्ट्रीज़ आपको ठीक लग रहा है? इस पूरी सीरीज़ के लिए रखूँगा। जी बिल्कुल, एक्साइड की अगर हम बात करें यहाँ पे ये मेरा प्रेफर्ड पिक नहीं है। अगर इस स्पेस में अगर हमें जाना ही है तो टीवीएस मोटर बेटर प्लेस्ड है। टीवीएस मोटर्स, अच्छा ठीक है, तो आपने बिल्कुल ही चेंज कर दिया। मैंने बैटरी वाला पूछा, आपने मेरे को सीधा ऑटो में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, टीवीएस मोटर्स का एक बार चार्ट दिखा दो आप स्क्रीन पर। टीवीएस मोटर के टारगेट भी ऑलरेडी आपने दिए हुए हैं 3,000 रुपये तक के। अच्छा, एक शेयर मैं आपसे और पता करता हूँ। आज जैसे कि एसआरएफ, टाटा केमिकल्स चल रहा है, इसी तरह से ना एक और कंपनी भी है जिसने पिछले 2 सीरीज़ में अपना बेस कंफर्म कर दिया। चलेगा नहीं चलेगा अभी पता नहीं, वो है यूपीएल। एक बार ज़रा ये शेयर भी दिखाना यूपीएल का भी। और शिवांगी, इस पे भी आपकी रिकमेंडेशन चाहिए यूपीएल पे। ये आपके प्रेफरेंस लिस्ट में नहीं होगा बट स्ट्रेंथ वाला शेयर है, शायद बेस बना हुआ है इसका। जी, इस स्टॉक की अगर हम बात करें, यहाँ पे बेस फॉर्मेशन ज़रूर हुआ है, पर ये स्टॉक का अगर हम डेली स्ट्रक्चर भी देखें तो ये चलने से ज़्यादा गिरता है। तो मेरा यहाँ इसलिए कॉन्फिडेंस इस स्टॉक में इतना नहीं है। ठीक है, तो इसको भी ड्रॉप कर देते हैं। आपने कहा है कि यूपीएल पे ध्यान नहीं देना, तो हमने उस पर छोड़ दिया। आप 1-2 शेयर मैं और पता करता हूँ जहाँ पर आज फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनी है स्ट्रॉन्ग नोट पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। 1.5% हिंडाल्को है, इसको मैं नहीं ले रहा, अभी छोड़ देता हूँ। सेल भी 1.5% है। इसको ज़रा दीपक नाइट्रेट को दिखाइएगा स्क्रीन पे ज़रा, दीपक नाइट्रेट। और एक दिखाना अपोलो हॉस्पिटल। शिवांगी, इन दोनों में जैसे ज़रा पोजीशन चेक करना किसकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अपोलो हॉस्पिटल और दीपक नाइट्रेट दोनों हैं अलग अलग सेक्टर्स के। मैं सिर्फ डाटा के बेसिस पर मैंने पकड़ा है दोनों को। जी, फार्मा में काफ़ी एक अच्छा इंटरेस्ट है, एक्शन है। अगर हम उससे रिलेटेड देखें तो डायग्नोस्टिक्स में भी हम वो
लिंगरिंग इफेक्ट देख रहे हैं और अपोलो हॉस्पिटल लगातार हम देख रहे हैं पिछले 8 सेशन से सपोर्ट बेस बाइंग यहाँ पे स्ट्रांगली नजर आ रही है, तो डेफिनेटली इन दोनों स्टॉक्स में हम इसको पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 75-50 तक के टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिख सकते हैं। 7100 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। ठीक है, 70 या 100 का एक सपोर्ट है। इन बिटवीन में आपको बता देता हूँ, जो गिरावट है बैंक निफ्टी के अक्टूबर फ्यूचर्स के अंदर वो 500 पॉइंट को पार कर गई अक्टूबर फ्यूचर्स के अंदर। हाँ, अब आप बैंक निफ्टी फ्यूचर्स लिखेंगे तो आपको दिखेगा वो 510 पॉइंट इस समय नुकसान के साथ है, 53,700 पे आ गया। अगर स्पॉट चेक करेंगे तो वहाँ पे गिरावट अभी 500 पॉइंट की नहीं हुई है, 480 पॉइंट की चल रही है और वो 53-350 के आसपास आ गया है। सेम निफ्टी के अंदर 1.5% है और इंडिया विक्स देखते ही देखते अब 7.5% ऊपर आ चुका है। जैसे मैंने आपको इंडिकेट किया था, इंडिया विक्स आज जिस मूड में दिख रहा है और बाज़ार जिस जगह पर खड़ा हुआ है, इंडिया विक्स कम से कम 10% बढ़ सकता है आज। और अगर इंडिया विक्स 10% बढ़ेगा तो बाज़ार के अंदर रिकवरी नहीं आएगी, नहीं ही आएगी। आज तो नहीं आएगी, कल परसों में आ जाए, शाम को आ जाए, वो एक अलग बात है, शुरुआत में तो नहीं आएगी। ठीक है, तो वो ऐसा ही कुछ अभी आपको नोटिस भी हो रहा होगा। थोड़ा फ्री फ्लोट जैसा मामला भी लग रहा है, क्योंकि जो दूसरा सपोर्ट है टूटने के बाद वो काफ़ी गंभीर है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, अगर मैं बैंक निफ्टी के जो लेवल्स अभी जो टूटे हैं, इसका जो दूसरा सपोर्ट है, मैं सिर्फ आवरली चार्ट पे बता रहा हूँ, जो जिसका दूसरा वो फिर 52,000 पे आके बनता है, 52,365 पे, और अभी हम खड़े हैं 53,365 पे। तो कहने का मतलब कि 1000 पॉइंट भी बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है 3-4 दिन में, अगर गिरावट एक्सटेंड होती है तो। ये एक बार प्रशांत सावंत से पता कर लेते हैं, सुबह वो बैंक निफ्टी के बारे में आइडिया भी दे रहे थे। प्रशांत जी, आपका वैसे तो टारगेट 53,000 के नीचे का है, आपने ही मेरे को बताया था, लेकिन 53,000 के नीचे तो वही कुछ ज़्यादा है ही नहीं, 300 पॉइंट ही है। 300 पॉइंट और तोड़ेंगे तो 53,000 के नीचे भी आ जाएंगे। तो रिम्पी जी, डेफिनेटली जैसे मैंने ओपनिंग के पहले ही कहा था कि मैं एक डिप एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वो किस लेवल तक होगी, तो प्रीवियस जो हाई बना था करीबन 53,300, तो ये एक सपोर्ट होगा, जो बिल्कुल आपने कहा वही लेवल, फ्यूचर्स की लेवल कह रहा हूँ, करीबन 53,300, 53,000 ये लेवल नजर आ सकते हैं। यहाँ से प्राइस एक्शन किस तरह से टेक ऑफ हो, क्या ये सस्टेन हो रहा है, क्या यहाँ से एटलीस्ट एक पॉजिटिव डेली क्लोजिंग आ रही है, वो हिसाब से एक पोजिशनल अप्रोच लेना चाहिए। क्योंकि मुझे लग रहा है अगले 1 से 1.5 महीने में बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्म करेगा, तो नजर यहाँ पे ही बनी रहनी चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि आज प्लस करे, इसलिए मैंने कहा कि इसको वॉच लिस्ट में रखिए। बट मैं शॉर्टिंग क्यों नहीं कर रहा हूँ, कि ओवरऑल नजरिया मेरा पॉजिटिव है, हायर टाइम फ्रेम स्ट्रांगली बुलिश है, बट मैं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वॉच लिस्ट पे रह रहा हूँ कई लेवल्स आने पे, और वहां से एक दिन की पॉजिटिव क्लोजिंग आने के बाद हम एक पोजिशनल अप्रोच लेके यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं। अगर आपको याद है, 2 हफ्ते पहले मैंने एक पोजिशनल नजरिया दिया था कि 51,800 के ऊपर क्लोज होने दीजिए, आपको स्ट्रेट 54,000 मिल जाएगा। आप आज भी चार्ट ओपन करके देखो, 51,800 जो क्लोज हुआ है, उसके बाद वो लेवल नजर नहीं आया, वन साइड 54,000 आए। तो जब पोजिशनल नजरिया आप रखते हैं लेवल पे, आपको एक अच्छी मूव मिलती है और रिस्क कम होता है, रिवॉर्ड बड़ा होता है। ठीक है सर, आपके लिए हम ये भी कर सकते हैं, हम थोड़ा वेट एंड वॉच वाली कैटेगरी में चले जाते हैं। भले ठीक है आप शॉर्ट करो ना करो, लेकिन वेट एंड वॉच करो, हो सकता है आपको कुछ लेवल मिल जाए। शिवांगी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? अगर आवाज़ आ रही तो एक क्वेश्चन मेरे लिए है आपके। और ठीक है, शिवांगी से भी बात नहीं हो पाएगी। एक काम करते हैं, जरा आज लॉन्ग पोजीशंस के अंदर देखो, आज लॉन्ग पोजीशंस के अंदर मेरे को थोड़ा शेयर ढूंढने में एफर्ट्स लग रहे हैं। एक शेयर अभी अभी आया, लेकिन मैं उसको थोड़ा पूछ नहीं रहा, थोड़ा वॉलेटाइल भी है, थोड़ा बड़ा शेयर भी है, 7,500 का शेयर है, वो छोड़ देता हूँ मैं। एक डिफेंसिव शेयर आया हाथ में, आपके काम आएगा वो काफ़ी, वो है कोलपाल। एक बार ज़रा दिखाना स्क्रीन पर, कोलगेट पामोलिव के नाम से होगा, कोलपाल उसका कोड है। एक बार ज़रा शेयर दिखाइएगा, इंट्राडे चार्ट उसका दिखाना कोलपाल का। यस, ये रहा 1.5%। प्रशांत जी, एक बार ज़रा ये चेक करना, मैं थोड़ा हफ्ता 10 दिन भी रख सकूँगा, जब तक मार्केट के अंदर वापस से थोड़ी चीज़ें ठीक नहीं होती है, लेवल्स ठीक नहीं होते हैं, तब तक कोलपाल के अंदर मैं स्विंग ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो रिम्पी जी, अभी जस्ट एक कुछ देर पहले ही मैंने कोलपाल पे जो नजरिया अभिषेक जी के साथ शेयर किया था, वही मैं कहना चाहूंगा फिर से, कि ये जो स्टॉक है वो आपको एक पोर्टफोलियो बेस्ड लॉन्ग ओनली अप्रोच रखना एक बहुत ज्यादा लॉजिकल अप्रोच होगा। यहाँ ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, बट इस लेवल पे चेस भी नहीं करना चाहिए। हम ऑलमोस्ट 3,850-40 के आसपास ट्रेड करें तो ये डीप आ जाए 3,750-770, वो एक बेहतर लेवल होगा फ्रेश एंट्री के लिए। एग्जिस्टिंग लॉन्ग बिल्कुल होल्ड करें, एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को पैनिक नहीं करना चाहिए, और इसको मार्केट के सेंटीमेंट के साथ क्लब मत करें। मुझे लग रहा है हर बार एक बेसिक रणनीति भी आप फॉलो करो कि 20 दिनों के एवरेज पे आसपास आने के बाद बाय करो, आपको इसमें रिस्क रिवॉर्ड हमेशा अच्छा मिलेगा। तो लॉन्ग ओनली अप्रोच, पोर्टफोलियो बेस्ड
अप्रोच रखने के लिए स्टॉक बिल्कुल सही है। ठीक है, कोलगेट पामोलिव को लेकर ये व्यू, लेकिन बाजार को देखिए 26,000 के नीचे आ गया है और गिरावट जो हो गई है 190 अंकों के आसपास की हो गई है निफ्टी की। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 500 अंकों से ज्यादा की कमजोरी है निफ्टी बैंक में। 2 सत्र में 1000 पॉइंट ऊपर से इरोड किया है निफ्टी बैंक ने। ये है प्रॉफिट टेकिंग बाजार में। और आज हम देख रहे हैं कि जो बड़े कंट्रीब्यूटर्स थे जिन्होंने तेजी दी थी बाजार को, देखिए शुक्रवार की पूरी तेजी रिलायंस ने कमाई है। 1.5-2% ये शेयर चला था, फिलहाल 1.5% आपको नीचे दिखेगा। इसके अलावा बैंकिंग में आईसीसी बैंक कमजोर है, एक्सिस बैंक कमजोर है। इंडसइंड बैंक को लेकर पॉजिटिव खबर थी लेकिन स्ट्रक्चर वीक है इसका, इसके चलते हम देख रहे हैं कि 1% की गिरावट इस शेयर में दिख रही है। और ऑटो में एमएनएम, हीरो मोटो, ये कुछ शेयर हैं जो प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। और आईटी में टेक महिंद्रा इस वक्त आपको नीचे दिखेगा, बाकी स्टॉक्स जो हैं आपको कमजोर ही दिखेंगे। मेटल से बस सपोर्ट है। और मेटल के अलावा एक जो सेक्टर है जहां जो हाईलाइट करना चाहेंगे वो है कंजम्पशन का। एचयूएल, एशियन पेंट्स, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, टाइटन, ये कुछ शेयर्स हैं जो मजबूती के साथ आज कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। एक शेयर मेटल में ही व्यू जानना चाहेंगे प्रशांत जी, वो है सेल का। हालांकि ये भी शेयर 125 रुपए से बढ़ के देखिए 140-45 के आसपास की रेंज में आ गया है। और एक खबर भी आई थी कि सरकार विचार कर रही है आरआईएनएल के विलय को लेकर सेल में, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। हालांकि शेयर चलता हुआ दिखा है। सेल अभी चलेगा या फिर अभी ये थकने के आसपास है, 140 के आसपास थम जाएगी तेजी इसकी? तो अभिषेक जी, यहाँ पे 145, 150 ये बड़ा रेजिस्टेंस है, आपको क्लियर गैप्स नजर आएंगे डेली चार्ट पे। तो मुझे लग रहा है एक बार यहाँ से अगर 4 पॉइंट 5 पॉइंट दूर के लिए अप्रोच करने से बेहतर होगा। आप जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स मेटल सेक्टर में नजर आ रहे हैं जैसे कि हिंडाल्को, टाटा स्टील हो, डेफिनेटली डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि यहाँ पोजीशंस की लास्ट वीक तक हमने शुक्रवार को ही वहाँ पे मुनाफा बांधा है, बट हमारा लॉन्ग ओनली अप्रोच है और नेक्स्ट डे 5 तक डेफिनेटली हम यहाँ बाय इनिशिएट करेंगे। सेल को अगर मैं देखूं तो मैं इसको फिलहाल अवॉइड कैटेगरी में डालूंगा इन दो रेजिस्टेंस की वजह से। एक बार 150 के ऊपर क्लोज हो जाए तब यहाँ पे हम एक अलग रणनीति बना सकते हैं। सेल को लेकर ये व्यू। प्रशांत जी, अगला सवाल भी ना मेटल को लेकर ही है, क्योंकि सारे के सारे शेयर चल रहे हैं और रिकॉर्ड हाइस पर पहुंच भी रहे हैं, जिसमें कि जेएसडब्ल्यू स्टील भी है, हिंडाल्को है, टाटा स्टील 170 का लेवल पार करके ये शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है, लगातार मजबूती से बनी हुई है। अभी जिनके पास लॉन्ग्स खड़े हैं, क्या लॉन्ग्स में बने रहना है या फिर कोई शेयर ऐसा है या फिर शेयर ऐसे हैं जहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग करवाना चाहेंगे? जी, यहाँ पे जैसे मैंने कहा अभिषेक जी, हमने पर्सनली शुक्रवार को मुनाफा बांध दिया मेटल सेक्टर में, स्पेशली टाटा स्टील और जो भी लॉन्ग्स थे, और एक नेक्स्ट डे के लिए वेट कर रहे हैं। अगर आपको एक बेसिक रणनीति सिलेक्ट करनी होगी तो अगर हम एक स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, जो कि अगर हिंडाल्को की बात करें तो वहां पे आप अभी ये कर सकते हैं कि हम ऑलमोस्ट 760, 760 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए 750, जस्ट 1% नीचे जो भी स्टॉक आप चुनो उसके 1% नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सिस्टम में रखिए। यहाँ से कोई रिवर्सल है आपके प्रॉफिट बुक हो जाएंगे। और एक क्लियर सलाह दूंगा, मेटल्स में कोई शॉर्टिंग मत कीजिए, डिप के लिए वेट कीजिए और नेक्स्ट बाय वहां पे इनिशिएट करेंगे सही लेवल और सही नजरिया इंडेक्स में चेंज होने के बाद। बट फिलहाल मुनाफा बांधने का वक्त डेफिनेटली नजर आ रहा है, क्योंकि रैली बहुत अच्छी रही है, रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से रिवॉर्ड काफी अच्छा मिला हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बांधना बहुत जरूरी होगा। मैं हर बार ये कहता हूँ कि जो प्रॉफिट आपके अकाउंट में आए वही रियल प्रॉफिट है, बाकी तो नोशनल ही होता है, तो एक बार बुक करना बेहतर होगा। और निफ्टी मेटल आप देखिए ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे आया है आज रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद। लेकिन चलिए एक ऑप्शंस का एक ट्रेड आपके लिए बाजार में समझते हैं। बाजार वीक है लेकिन आपके लिए ऑप्शंस में कमाई के मौके कहां पर बने हैं ये जानेंगे ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए कहां पर ट्रेड के मौके बन रहे हैं ऑप्शंस के जरिए? वेरी गुड मॉर्निंग टू अभिषेक जी। देखिए, जहाँ पे मार्केट में जिस हिसाब से आज एक शार्प डिप हमें देखने को मिल रहा है, उसके विपरीत एक स्टॉक है जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस हमें आज देखने को मिल रहा है, वो है एशियन पेंट। लगातार तीसरे कंसेक्यूटिव सेशन हमें यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर हम डेरिवेटिव डेटा भी देखें तो लॉन्ग बिल्डअप भी आज के सेशन में हो रहे हैं। तो इतने वीक मार्केट में ये पर्टिकुलर स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है और हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे मोमेंटम 3400 प्लस तक का कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। इसीलिए यहाँ पे 3360 का कॉल ऑप्शन जो
पिछले कुछ मिनटों में स्पाइक के चलते अब फिलहाल 88-90 के आसपास आ चुका है, बट 85 के नीचे या 85 के आसपास मिले तो इसे ऐड करें। स्टॉप लॉस होगा 57 का, पहला टारगेट 101 का एंड दूसरा टारगेट 130 का होगा। अगर हम इसका लॉस रेट देखें तो 200 का है, इसलिए इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम रिस्क देखें तो 5000 का अप्रोक्सीमेट एंड अप्रोक्सीमेट रिवॉर्ड यहाँ पे 10,000 तक के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो अक्टूबर सीरीज के लिहाज से 3400 प्लस तक के टारगेट हमें एशियन पेंट में देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इसका कॉल ऑप्शन लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, कंजम्पशन में बाइंग है और हम देख रहे हैं कि ट्रिगर्स भी ढेर सारे हैं और ये भी होता है कि बाजार अगर वीक होता है तो लोग सेफ्टी की तरह जाना पसंद करते हैं और वो डिफेंसिव से कंजम्पशन। एशियन पेंट्स 3360 वाली कॉल खरीदनी है 80 से 83 रुपए के बीच में, लक्ष्य 101 से 130 रुपए का, स्टॉप लॉस 57 रुपए, अधिकतम मुनाफा 10,000 का और अधिकतम नुकसान है 5,000 रुपए का, यानी कि उसका आधा। तो ये एक बढ़िया आपके लिए सौदा हो जाएगा एशियन पेंट्स में। 1% ऊपर ये फिलहाल शेयर कारोबार कर रहा है। नीलेश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप जरा ये बताएंगे कि हम देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक में जो गिरावट है वो बढ़ के हो गई है 700 अंकों के आसपास की और 53,100 के आसपास है। थोड़ी देर पहले आदित्य अरोड़ा हमारे साथ थे, उन्होंने आपको शॉर्ट करने की सलाह भी दी थी और जिन्होंने उनकी सलाह पर अमल किया होगा पैसे बनाए भी होंगे। क्या 53,000 या इसके नीचे वाले पुट खरीद के चलना चाहिए नीलेश जी? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए आज जो मेजर पेन है वो है बैंक निफ्टी में और लीड कर रहा है इस एंटायर फॉल को। अगर आप इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी देखें तो एकाएक 8% का उछाल वहां पे देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग आज हो रही है वो थोड़ी सी और कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है और स्पेसिफिकली बैंक में थोड़ा सा पेन हमें और देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी का कल की एक्सपायरी का पुट ऑप्शन देखें तो 53,000 का पुट ऑप्शन जो लगभग 190 के आसपास है। अभी पिछले कुछ एक मिनटों में एकाएक गिरावट थोड़ी गहराई ज्यादा है, तो स्पाइक यहाँ पे पुट में देखने को मिला है। तो ये जो 185-190 का पुट ऑप्शन है इसे 150 या उसके नीचे मिले तो ऐड करके चल सकते हैं, क्योंकि वॉलेटिलिटी है तो संभावना ज्यादा कि थोड़ा नीचे मिल सकता है। 53,000 का कल की एक्सपायरी का पुट ऑप्शन 150-170 की रेंज में लॉन्ग करके चल सकते हैं। 75 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। टारगेट की अगर हम बात करें तो 300 एंड 450 तक का मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, निफ्टी बैंक को लेकर ऑप्शंस में ये रणनीति आपके लिए 53,200 के नीचे क्या आप निफ्टी बैंक देख रहे हैं और रिकॉर्ड हाई से, चूंकि लगातार दूसरे दिन ये प्रॉफिट टेकिंग है, करीब 1200-1300 अंक नीचे निफ्टी बैंक आके कारोबार कर रहा है। आज 12 में से निफ्टी बैंक में सिर्फ 3 शेयर आज मजबूत है। मजबूत भी क्या कहेंगे, फेडरल बैंक सबसे ज्यादा चढ़ा है और वो तेजी भी आधे % की नहीं है। बाकी सारे के सारे बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, एसबीआई, कोटक, इंडसइंड, पीएनबी, बंधन, ये सारे बैंक आज कमजोरी दिखा रहे हैं और ये कहने के प्रेशर निफ्टी पर भी डाल रहे हैं, क्योंकि निफ्टी अब है 210 अंक नीचे, 25,980 के आसपास कर रहा है कारोबार, 26,000 का स्तर को तोड़ के। एक शेयर प्रशांत जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे जहां पर हम लगातार मजबूती देख रहे हैं, वही केईसी इंटरनेशनल का। कुछ दिनों पहले इन्होंने क्यूआईपी भी किया था और बड़े फंड्स इसमें पैसे लगाए थे, करीब 850-900 करोड़ रुपए के आसपास का क्यूआईपी रेज किया था इन्होंने। केईसी इंटरनेशनल कैसा लग रहा है इसका स्ट्रक्चर आपको? तो यहाँ पे अगर हम देखें 1045 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और एक रेजिस्टेंस के करीब है, तो मेरी सलाह होगी कि जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स है वो 1025, 1020 के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस से ट्रेड करें। मैं यहाँ पे प्रीएम्प्ट करके न्यू पोजीशन इनिशिएट नहीं करना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा, सिर्फ एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को ट्रेड करना एक बेहतर अप्रोच होगा। ठीक है, केईसी में तेजी में है तो आप बने रहिए। अच्छा, रिलायंस देखिए, जो भी तेजी शुक्रवार की थी ना, आखिरी के 1.5 घंटे में आई थी, वो पूरी की पूरी तेजी रिलायंस के शेयर ने गंवा दी है। 0.25% नीचे ये कारोबार कर रहा है। प्रशांत जी, आपके बाइंग रेंज में आ गया शेयर ये? जी नहीं अभिषेक जी, मैंने 2 अप्रोच कहे थे। एक तो 3070 के ऊपर क्लोज होने के बाद जो भी बिल्कुल हुआ नहीं है, और निचले लेवल में मैंने कहा था 2980 के आसपास मिल जाए, 2980, 3000। तो यहाँ से आप अभी थोड़ा वेट कीजिए और थोड़े और निचले लेवल्स पे मिले तब इसको ऐड करना चाहिए। वॉच लिस्ट पे रखिए। अगर आप चाहें तो 10% ऑफ योर पोजीशन से शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट 3000 के नजदीक प्राइस आ चुकी है। और इसलिए मैंने ओपनिंग के वक्त ही कहा था कि कॉशियस रहिए, ये मार्केट स्ट्रेट ओपनिंग पे बाय करने का मार्केट नहीं है। तो डेफिनेटली मुझे लगा है कि प्राइस इज ऑलरेडी जस्टिफाइंग दैट।
ऑलराइट, तो रिलायंस में देखिए थोड़ी सी कमजोरी ज़रूर है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सलाह है। 3000 का जो एक लेवल है उसको फिर से रीटेस्ट करता हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो जी हाँ, जो आज बाजार पे प्रेशर बनाने का काम है वो रिलायंस का भी इसमें योगदान है, क्योंकि अब निफ्टी 50 अगर आप देखेंगे तो लगभग 170 अंकों की यहाँ पे गिरावट है और निफ्टी बैंक जो है 614 अंक कमज़ोर है। तो एक शार्प करेक्शन हम आते हुए फिलहाल देख रहे हैं बाज़ारों पे। पर इसके अलावा एक बार प्रशांत जी, जितने PSU काउंटर्स हैं वहाँ पर भी जो है बिकवाली देखने को मिल रही है। थोड़े से वल्नरेबल ये मुझको ज़रूर लग रहे थे, क्योंकि बीता हफ्ता छोड़ दे उसके पहले हफ्ते में भारी करेक्शन हमने देखी कुछ सेलेक्ट काउंटर्स में। पिछले हफ्ते थोड़ा सा रिकवर ज़रूर हुए, पर इसके बाद फिर से आप देखिए BHEL, BEL, कोल इंडिया जैसे काउंटर्स जो हैं गिरावट का शिकार हो रहे हैं। प्रशांत जी, स्पेसिफिकली BHEL पे एक बार राय दीजिए। अब यहाँ पे 4% की कमजोरी देखने को मिल रही है, और कितना गिर सकता है ये स्टॉक? यहाँ सृष्टि मुझे पता नहीं ये बैन में है नहीं है, बट डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग सेल बन रहा है। जो शुक्रवार का हाई था 290-91, ये स्टॉप लॉस है, तो ये स्टॉप लॉस रखना जस्टिफाइबल नहीं, इसलिए मैं इसको अवॉइड करूंगा, वरना पैटर्न डेफिनेटली नेगेटिव है, तो अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा। इतना बड़ा रिस्क करके हम शॉर्ट कर नहीं सकते। दूसरा तरीका शॉर्टिंग का ये होगा कि इसको एक बार 270 ब्रेक कर दीजिए स्पॉट में 270 ब्रेक करने के बाद आप 276, 277 स्टॉप लॉस रख के शॉर्ट कीजिए। वो तरीका बेहतर होगा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, और आपको वहां से करीबन 265, 260 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। ओके, तो जी हाँ प्रशांत, बैन में तो आज कोई भी स्टॉक नहीं है, वो मैं अभी बस चेक ही कर रही थी। तो यहाँ पर BHEL पे जो लेवल्स बताए हैं प्रशांत ने, वहाँ पर आप नज़र ज़रूर रखें। देखिए इसके अलावा अगर हम देखें तो BEL जैसे काउंटर्स, कोल इंडिया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर हावी हो रही है। एक बार प्रशांत BEL पर भी राय दीजिए, क्या यहाँ पर भी और गिरावट थोड़ी हावी हो सकती है? जी सृष्टि, बिल्कुल, जैसे कि मैंने कुछ वक्त पहले ही इस पे राय दी थी कि जब तक ये स्टॉक 300-305 के ऊपर क्लोज ना हो, ये कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। हर रैली बेची जा रही है, अभी भी आपको वही नजर आएगा। जो रैली आई थी, नजर में आया था लास्ट वीक की 20 दिनों के एवरेज के ऊपर आई है, बट फिर भी इसने 300 के लेवल क्रॉस नहीं किए थे और वहां से सेलिंग नजर आ रही। सो अवॉइड की सलाह होगी, शॉर्टिंग नहीं करूंगा, बट अवॉइड की सलाह डेफिनेटली होगी। ठीक है, तो अवॉइड करने की सलाह BEL। यहाँ पर आप शॉर्ट तो ना करें, शॉर्ट से थोड़ा सा बचें, क्योंकि अगर थोड़ा रिबाउंड आता है तो। पर इसके अलावा आप देखिए कि ये स्टॉक जो है थोड़ा सा और करेक्शन ज़रूर दिखा सकता है। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर आप नज़र रखिए। आज हालांकि मेटल काउंटर्स में तेज़ी ज़रूर है, पर PSCs काउंटर्स पिटते हुए नज़र आ रहे हैं, और साथ ही बैंकिंग काउंटर